नमस्कार, वेलकम टू स्वन सिद्धि। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक डिज़ाइनर बेबी पैदा कर सकते हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक्टर हो या एक मिलियनेयर हो। तो हमारे साथ है डॉक्टर शोभा, जो हमको बताएंगी अबाउट द डिज़ाइनर बेबी। हेलो शोभा जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो बताइए डिज़ाइनर बेबी का फॉर्मूला। एक माँ है, उसको ना पूरा ब्रह्मा जी वाली शक्ति मिलती है जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या जब वो प्रेग्नेंट है। तो शी इज द क्रिएटर एंड शी कैन क्रिएट द डेस्टिनी एज वेल। शी कैन क्रिएट द हेल्थ ऑफ द बेबी एंड शी कैन क्रिएट द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बेबी ऑल्सो। अब आपको ये सोचने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बिकॉज हम इतने मॉडर्न एरा में आ गए हैं कि हम इस चीज को ना इतना सीरियसली लेते नहीं है। हर चीज में हमें इंटरनेट चाहिए, साइंस चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। तो ये चीजें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अपने 20 इयर्स के आईवीएफ के एक्सपीरियंस पे और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ हमने डील किया है, उनके साथ जो हमने इमेजिनेशन टेक्निक्स और जो भी सब चीज़ें करवाई हैं और जो बच्चे निकल के आए हैं और उनके जब बच्चे 10-10 साल के हो गए हैं उन्होंने कैसा बिहेव किया है, उस पूरे स्टडी और उस डाटा के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हम क्रिएटर बन सकते हैं। जो माँ होती है वो क्रिएटर होती है। अब हमारा क्या कंसेप्ट है कि जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमने नेट पे देख लिया कि हमें फॉलिक एसिड खानी है और हमें गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, ये करना है, वो करना है। और पहले तो हम प्रेगनेंसी को बैक बर्नर पे रख देते हैं बहुत ज्यादा, और जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमें अच्छे से अच्छा डॉक्टर चाहिए, है ना। स्ट्रेस में हम फिर भी होते हैं कि हम टैबलेट्स खा रहे हैं, चलो आयरन सप्लीमेंट ले लिए, विटामिन डी ले लिया, ये ले लिया। बस हमारा दिमाग बस इतनी तक सीमित हो गया है। सही बात इसके है। अलावा एवरी फीमेल इज अ वर्किंग फीमेल। कुछ हमारी घरेलू फीमेल्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं। लेकिन वो जो नानी दादी हमें बताती थी ना कि ऐसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बच्चा हो जाएगा, तो वो उनके पीछे भी साइंस होती थी, वो साइंस उनको भी मालूम नहीं होती थी। अब वेद से, स्क्रिप्चर से तो हम लोग बहुत दूर हो गए हैं। अगर आप पौराणिक कथाएं देखोगे कि जो जैसे कि हमारा किसी भी अच्छी संतान का जन्म हो, प्रहलाद का जन्म हुआ। हाँ जी। प्रहलाद के पापा कौन थे? राक्षस, हिरण्यकश्यप। हाँ। माता कौन थी? राक्षसी। फिर वो बच्चा भक्त कैसे पैदा हो गया? क्योंकि उसकी जो माता थी कयादु, वो चाहती थी कि उसके गर्भ से जो भी संतान हो वो विष्णु भक्त हो। और पूरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में नारद जी की गाइडेंस में उन्होंने भागवत की कथा करी। तो वो इतना बड़ा विष्णु भक्त कहाँ पैदा हुआ? राक्षस के घर। तो क्रिएट किसने किया? उसकी माँ ने। कयादु जी ने, है ना। तो चलो ये एक पुरानी कथा हो गई कि अब कोई चाह रहा है कि नहीं नहीं, हमें तो ये तो पुरानी कथा हो गई, हमें तो भक्त नहीं पैदा करना जी, है ना। आजकल तो सब एंटी है, सबको मिलीनियर बेबी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, इंजीनियर चाहिए। अब तो डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं चाहिए, सबको तो बिलीनियर, मिलीनियर और रोल्स रॉयस वाला बच्चा चाहिए। तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो, सीरियसली। सीरियसली कर सकते हो। और अगर आप देखोगे ना, अगर आप अपनी फैमिली में भी देखोगे कि आपकी मदर क्या सोचती थी, सारे भाई बहन एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने जो सोचा होगा, जैसा माहौल रहा होगा, जैसा सोशल एनवायरनमेंट रहा होगा, जैसी उसकी फीलिंग रही होगी, उस हिसाब से बच्चे का नेचर, डेस्टिनी। सारे भाई बहन अमीर नहीं होते, कोई एक बहुत राइज कर जाता है। तो अगर मैंने इसमें ना बहुत ज्यादा अपनी फैमिली में रेट्रोग्रेड स्टडी होता है एक साइंस में, अच्छा। कि रेट्रोग्रेड स्टडी करी हमने कि उसके बारे में क्या सोचा था, वो कैसे क्रिएट हुआ था। इस बारे में मैंने बहुत स्टडी करके ये कॉन्सेप्ट है ना, ये अब 144 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की। और अगर हम चाहते हैं कि इंडिया राइज करे, इंडिया में अच्छी अच्छी संतान पैदा हो जैसा आप चाहते हो, तो आप क्रिएट कर सकते हो। आप बाद में पैसा खर्च करना चाहते हो कि हम शादी में इतने लाख रुपए खर्च कर देंगे या हम इसकी स्टडीज में इतने खर्च कर देंगे, आप तो खर्च कर दोगे, बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान जो सोचोगे ना, आप क्रिएट कर दो, फिर वो बच्चा खर्च भी नहीं करवाएगा आपसे, वो बन जाएगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, आप बिलीनियर, मिलीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल कोई भी बच्चा आप क्रिएट कर सकते हो। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। जैसे? आप पुरानी कथा से ले लो। थोड़ा बताइए। हाँ, जैसे कि ध्रुव जी का जन्म हुआ, ठीक है। ध्रुव जी का जन्म हुआ तो जो ध्रुव थे वो सौतेली माँ के बच्चे थे, उनको राजपाट कुछ नहीं था, लेकिन उनकी माँ ने उनको गाइड किया। माँ क्रिएटर थी ना, माँ ने तभी भी सोचा होगा कि ये जो राज्य है वो मेरे बच्चे को मिले, तो वो निकल गए तपस्या करने एक छोटे से अपमान से। उनके पीछे सोच किसकी थी? उनकी माँ की सोच थी। तो माँ हमेशा क्रिएटर होती है। उनको भगवान जी के दर्शन हुए और उन्होंने इतने 1000 साल तक राज्य किया, किया कि नहीं किया? कोई भी पहले ऋषि मुनि भी किसी वैदिक पद्धति से कोई भी चीज के लिए पहले ये सोचते थे कि हमें एक ऐसी संतान चाहिए
जो इस चीज को ऐसे कर दे, तो वो उस टेक्निक को यूज करते थे, उस एफर्मेशंस को यूज करते थे, या वैसे मंत्रों का चैंटिंग करते थे कि उसी टाइप की वो जो है वो संतान की उत्पत्ति हो, वो क्रिएट करते थे। ऐसी वो बेहोशी में, जैसे हम लोग वैसे प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशन बना रहे हैं, प्रेगनेंसी हो गई, तो वो तो ऐसे बेहोशी वाले ऐसे नॉर्मल बच्चे पैदा होंगे, या कोई डेस्टाइंड हो गया, या उसकी मदर के ख्याल ऑटोमेटिकली वैसे हो गए, तो ऐसे हो गए। तो आप ये देखो कि वामन अवतार हुआ, हाँ जी। तो जब वो ऋषि मुनि ने क्या सोचा कि एक बच्चा ऐसा चाहिए कि जो अब लड़ाई भी ना हो देवताओं की और राक्षसों की, और ये इस चीज का निपटारा भी हो जाए और शांति से सब निकल, क्योंकि उससे पहले तो युद्ध होके चुका था, हाँ जी। होके चुका था ना। तो उन्होंने पूरा 1 साल का वो फॉलो किया करिकुलम, 1 साल का करिकुलम फॉलो किया, तो हमारा वामन अवतार हुआ। जैसे ही अवतार हुआ, उन्होंने 3 पग में धरती नापी, जो बलि राजा है उसको पाताल में भेजा, देवताओं का राजा देवताओं को दिया, और हो गया। तो ये सारी चीजें जो क्रिएट होती थी ना, और जैसे मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे पास आते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये तो हम डिजाइनर बेबी तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं, ये और भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी मैं डोनर सीमन यूज करना पड़ जाता है, मैं पुरानी कथाओं के ऊपर ही बता रही हूँ, या डोनर सीमन यूज करना पड़ जाता है, कभी डोनर एग्स यूज करने पड़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू एज, या सरोगेसी पे भी जाना पड़ जाता है ना। तो उनके उसमें भी मदर के या फादर के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि उसका जेनेटिक जाएगा, सपोज हम वी आर यूजिंग अ डोनर सीमेन, तो हमारा तो कुछ जाएगा नहीं। तो मैं उनको भी पौराणिक उदाहरण देती हूँ कि जो पांडवास का जन्म हुआ था, आप उसको डोनर सीमेन कंसिडर कर सकते हो, एक तरह से कर सकते हो ना। तो लेकिन जो डेस्टाइंड है, जो सोल आपके घर में आनी है, आप उसको वाइब्स दो ना कि वो बच्चा कैसा होना चाहिए, वो बच्चा वैसा ही बनेगा जैसा मदर क्रिएट करेगी। जो सरोगेट मम्मा है या जिनके जैसे सरोगेट मदर है, सरोगेट मदर में तो मदर कैरियर नहीं है, जो इंटेंडेड मदर है। सपोज हम एक कपल का बच्चा होने वाला है, लेकिन उसको पैदा सरोगेट मदर कह रही है, फिर वो उनका क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि ये तो सरोगेट पैदा करेगी, तो हम तो सोच भी नहीं सकते, सही बात है। ना। लेकिन वो बच्चा सरोगेट के लिए तो नहीं आ रहा है, वो बच्चा सरोगेट तक मशीन की तरह जस्ट अ कैरियर है। वो बच्चा किसके लिए आ रहा है, आप दोनों कपल्स के लिए। तो कपल्स ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी वाइब्स दे सकते हैं, ओके। प्रेयर कर सकते हैं, वो वाइब्स भेज सकते हैं, और वैसा ही बच्चा क्रिएट होता है। ये मैं आपको बहुत सारे उदाहरण से, लाइव उदाहरण से बता सकती हूँ। एक बार हमने केस किया, वो कपल बहुत ज्यादा एंग्शियस था। पहले तो वो मतलब प्रॉब्लम्स इतनी थी, वाइफ वाज डायबिटिक और हाइपरटेंसिव, किडनी का भी प्रॉब्लम। 8-9 साल हो गया, 8-9 साल पुरानी बात है। प्रेगनेंसी आईवीएफ से ट्राई करी तो 2 बार मिस्ड अबॉर्शन हो गया। तो फिर उनकी सेहत को देखते हुए सरोगेसी, वो माने ना सरोगेसी के लिए कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, वो तो कोई और जन्म देगी, ऐसे होगा वैसे होगा, और सरोगेट मदर को घर पे तो रख नहीं सकते हैं, है ना, वो तो अपने ही घर पे रहेगी, ऐसे करके हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ऐसे करके। तो चलो जैसे तैसे करके उनको काउंसलिंग करके हमने सरोगेसी स्टार्ट किया। सरोगेसी स्टार्ट करने के बाद ना एक बार वो कपल आया और थोड़ा सा इमोशनल था कि हम ना करा तो लिया और प्रेगनेंसी भी हमारी आ गई है, लेकिन ना हम ये सोच रहे हैं कि वो पता नहीं क्या खाती होगी, क्या नहीं खाती होगी। और मैं आज ये डिस्कस कर रही थी, इनको तो अमरूद का बहुत शौक है। तो जब हम अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते थे ना, तो मैं इनको बोलती थी कि मैं बहुत सारे अमरूद खाऊंगी जिससे तुम्हारा बच्चा भी अमरूद खाए, ठीक है। बाई चांस उस दिन उनके सरोगेट की विजिट भी थी, ठीक है। ये बात मेरे चैम्बर में हो रही है, वो मुझे बता रहे हैं मेरे चैम्बर में। तो कहते हैं हम ना बस यही सोचते रहते, काश वो बच्चा अमरूद खाता, अच्छा। ठीक है। वो घर से वाइब्स दे रहे हैं। ये जो मैं आपको आज 20 साल बाद अपने एक्सपीरियंस शो मतलब कि कह रही हूँ ना, कि इतने कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि ऐसा होता है और ऐसा ही होगा, ये उन सब एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर सरोगेट को अच्छा लगेगा तो हम आज अमरूद दे देंगे उन्हें, आप दे दो। तो अगर वो उसको अच्छा लगेगा, उसको फील आएगी, तो वो खा लेगी। थोड़ी देर बाद सरोगेट मदर आई, हमने चेकअप वेकअप किया, तो ऐसे ही वो बोलते हैं कि आपको हम कोई फ्रूट ला दें। उन्होंने अमरूद तो बोला नहीं, तो सरोगेट अपने आप से बोलती है आप ना मुझे अमरूद ला दो। और पता नहीं क्या है, वो अपनी भाषा में बोली, पता नहीं, मेरे को तो अमरूद इतने गंदे लगते थे, मुझे तो उल्टी आती थी, लेकिन पता नहीं जब से प्रेगनेंसी हुई है मुझे अमरूद ही अमरूद अच्छा लग रहा है, अमरूद। वो लिटरली वो कपल ना, दे बर्स्ट इनटू टीयर्स, रो पड़े। और मैं भी शॉक्ड यार, मैंने कहा या तो इनकी वाइब्स जा रही है इनके पास, मतलब ये वहां पे इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा बच्चा अमरूद खाए, मतलब जो भी जितने इन्होंने इतनी इंटेंशनली ये वाइब्स भेजी है कि सरोगेट ऐसे बोल रहे कि अमरूद ला दो। वो लाए भैया, कपलों के लिए अमरूद लेके आए। तो सरोगेसी में भी ये चीजें काम करती हैं। जो कपल की वाइब्स है ना, बच्चा किसके लिए आ रहा है, कपल के लिए। सरोगेसी भी बहुत टेंशन चीज है।
आज की प्रोसीजर नहीं है, आज तो हमने उसको नाम दे दिया सरोगेसी। तो फर्स्ट सरोगेट बेबी कौन है, आप बताओ मुझे। कॉर्वस, ना, कॉर्वस तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो टेस्ट ट्यूब बेबीज, एक्सेप्ट वो मटके में थे वो। हाँ, वो तो मटकी में पैदा हुए थे। बलराम जी, बलराम जी। जो देवकी का 7th गर्भा था, वो रोहिणी जी में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो शी वॉज अ कैरियर ऑफ अ गर्भा ऑफ श्री देवकी माता। तो वो सबसे एंशियंट एग्जाम्पल है सरोगेसी का। तो ये सारी चीजें ना बहुत एंशियंट हैं और बहुत पौराणिक हैं, और अगर हमें अपने ग्रंथों की नॉलेज है तो हम ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे हम आईवीएफ सेंटर है, तो उसमें हम ऐसे मंत्रास और ऐसी चैंटिंग चलाते हैं, तो जितने भी हमारे कपल्स आते हैं तो बोलते हैं हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा फर्स्ट प्राइज आते हैं, ये है वो है, मल्टी टैलेंटेड है। तो क्या, मैंने कहा ये एम्ब्रियो भी एक ऐसी वाइब्स में क्रिएट हो रहे हैं, और जब हम उनको ट्रांसफर करते हैं तो उस समय भी उनको ऐसी वाइब्स देते हैं कि आप अच्छी से अच्छी सोल ऐसे इमेजिन करो कि आपका बच्चा अच्छा बनेगा, ये इम्प्लांट हो जाएगा। इन सब चीजों का फर्क पड़ता है, तो आप क्रिएट कर सकते हो। अब आज जो हम बात करें ना कि मदर कैन मेक द डेस्टिनी ऑफ देयर ओन बेबी, तो ये सच है, सच है, सच है। जो भी मदर गर्भवती होनी, मतलब सब तो आईवीएफ सेंटर में नहीं आएंगे, सब तो डॉक्टर शोभा के पास नहीं आएंगे। तो ये हम ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप अपना क्रिएट कर लो बच्चा। आज आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, आप क्रिएट कर लो। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, ठीक है, आप फॉलिक एसिड खा रहे हो, ठीक है। आप आज से सोचो कि आपकी लाइफ में क्या लैक्यूना है। हम क्या करते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, हम इंजीनियर बनना चाहते थे, पैदा होने के बाद हम उसको बोलते हैं कि तू इंजीनियर बन, तू ये पढ़ाई कर। ये नहीं करना। आप सोचते हो कि आपका बच्चा इंजीनियर हो, आप सोचते हो आपका बच्चा बिलियनियर हो, आप सोचते हो आपका बच्चा डॉक्टर हो, या अच्छा हो, खुशहाल हो, जैसा बच्चा आपको चाहिए ना। इवन आप कलर कॉम्प्लेक्शन भी जैसा चाहते हो, या आईज का कलर भी जैसा चाहते हो, तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आप फॉलिक एसिड खा रहे हो, ठीक है, आप फ्रूट्स वगैरह, डाइट वगैरह, हेल्दी डाइट खाना शुरू हो जाओ, और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। अगर कपल कर सकता है तो कपल करें, नहीं तो मदर कैन क्रिएट। हस्बैंड का इतना ज्यादा रोल नहीं है इसमें, हस्बैंड का इतना ज्यादा रोल नहीं है। वो मैं भी आपको समझा सकती हूँ कि एक ही ऋषि मुनि थे, अगस्त्य मुनि, उनकी 2 पत्नियां थी। अच्छा। ठीक है, एक पत्नी से राक्षस सारे पैदा हुए, एक से सारे देवता पैदा हुए। कौन था? फादर तो एक ही था ना। फादर का मैटर करता है, लेकिन इतना मैटर नहीं करता। अगर फादर इन्वॉल्व हो जाए तो बहुत ही, लेकिन उसको लड़ना झगड़ना नहीं है। पता लगे यहाँ बोलो कि भैया तू मेरे साथ मेडिटेशन कर, हमें बच्चा क्रिएट करना है, और लड़ाई में ही आप कन्वर्ट करेंगे। मदर को क्रिएट करना है ना, आपको जैसा बच्चा चाहिए ना, आप सोचना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि अभी आपने बोला कि हम उसके फिजिकल फीचर्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स में, मतलब मदर एंड फादर के पीछे जो भी लेगेसी रही है उनकी, वहाँ पे किसी में वो ट्रेट नहीं है, तो क्या वो आ सकते हैं? जस्ट एक एग्जांपल, जैसे इंडियंस की नॉर्मली ब्लैक या ब्राउन आइज होती हैं, बहुत ही रेयर होती ग्रीन ब्लू आइज, और पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं कि वो हो, तो ऐसा भी हो जाता है? वो आपकी ना मैनिफेस्टेशन और आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी कितना डीपली आप जा रहे हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और हमने देखा हुआ है, इसलिए मैं आज बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर बोल रही हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। तो क्यूरियोसिटी हो रही है ना कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम डोनर एग केस करते हैं ना, तो मदर के उसमें ये रहता है कि डोनर एग आईवीएफ करते हैं ना, मदर के उसमें रहता है यार इसके फीचर तो डोनर पे जाएंगे या हस्बैंड पे जाएंगे, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। तो ना मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपको अपने ऊपर बच्चा करना है ना, तो आप डेली शीशे में अपनी शक्ल देखो और सोचो कि मेरा बच्चा मेरे पे है, और जैसी आपको क्वालिटीज देखनी है ना, वैसी वाली क्वालिटीज आप इमेजिन करो, आपका बच्चा आप पे जाएगा। शुरू में तो लोगों को लगा मजाक है, साइंस मतलब कि ऐसे कह रही है, और मेरे को खुद लगा यार मतलब कि, तो लेकिन सच में वर्क किया। अगर नॉर्मल कपल का बच्चा है ना, हमने आईवीएफ किया, नॉर्मल कपल है, हस्बैंड वाइफ का हमने लिया, तो उसका बच्चा जरूरी नहीं है कि मदर पे जाए। डोनर एग का बच्चा मदर पे जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि वो उसको इतना इन्फॉर्म कर रही है कि यार बच्चा नहीं तो पता लग जाएगा कि हमने बाहर से अंडे लिए हैं। तो वो इतना इन्फॉर्म कर रही है, इतना इन्फॉर्म कर रही है कि वो बच्चा जा रहा है, उसकी फेसेस जो है ना वो मदर पे जा रही है। इतनी डीपली भी आप कर सकते हो। आप किसी भी बहुत सुंदर हीरोइन के माँ बाप देखो, क्या वो इतने सुंदर होते हैं? हमेशा नहीं। हमेशा के ज्यादातर नहीं होते, और जो सुंदर हीरोइन है उनके बच्चे सुंदर नहीं होते। हाँ, ऐसा भी है। सबके तो बच्चे सुंदर नहीं होते ना। तो और जरूरी नहीं कि आप अगर बहुत डीप चले गए, अगर आप पहले से मेडिटेट करते हो, आपको नॉलेज है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हो।
पहले के बड़े बुजुर्ग क्यों बोलते थे कि बहुत सुंदर बच्चे की फोटो लगा लो, हाँ, अभी भी बोलते हैं। बोलते हैं ना कि सुंदर से बच्चे की फोटो लगा लो, सुंदर से बच्चे की फोटो लगा। प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनके रूम में होते हैं, बच्चे के पोस्टर्स होते हैं। अब आपने पोस्टर लगा दिया, अब ये प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर है, वो उसको देख रही है, उसको देख के खुश हो रही है कि वो जस्ट लगा हुआ है और वो इग्नोरेंस में इधर से उधर घूम रही है, आ रही है, थक रही है, सो रही है, हाउस होल्ड वर्क में है, या वो उस बच्चे को इन्फॉर्म कर रही है। ठीक है, और जो बच्चा इन्फॉर्म करता है ना, वो आउटस्टैंडिंगली ब्यूटीफुल बच्चा बन के आता है, ऐसा है। और जैसा आप सोचते हो ना वैसा बच्चा बनता है, जैसा आप अफर्म करते हो ना। अब अगर आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है और आपको बोल दिया जाए परफॉर्म करो जी, आप परफॉर्म करो जी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो वो सिंपल सी टेक्निक है। आपने सोचा कि आपका बच्चा ऐसा-ऐसा होना चाहिए, है ना? तो आपने अच्छी डाइट लेनी है, हम डाइट प्लान्स भी बताते हैं। मैं अभी भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि फर्स्ट जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको लाइट फूड खाना चाहिए 3 मंथ्स। उसमें पपीता, अनानास, चीकू ये 3 फ्रूट्स जो हैं आपको अवॉइड करने चाहिए। बाकी सारे आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप हेवी चीज़ें मत खाओ, तली हुई चीज़ें मत खाओ, ठीक है? और गरम चीज़ें, गरम मसाले वगैरह ये सारी चीज़ें अवॉइड कर दो, बाकी आप लाइट फूड खाओ। आई वाज आस्किंग क्रेविंग्स के लिए। हाँ, क्रेविंग्स तो आपने करनी है, क्रेविंग सैटिस्फाई करनी है। लेकिन क्रेविंग्स अगर आपकी ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड की क्रेविंग्स यूजुअली नहीं होती, मीठी-मीठी की क्रेविंग होती है, वो आप खा सकते हो। मैंने यूजुअली 2 ही टाइप्स करी, या तो मीठे की होती है या थोड़े नमकीन फूड की होती है क्रेविंग। खट्टे-वट्टे की होती है ना? हाँ, खट्टा या नमकीन टाइप्स ये चीज़ें। ओकेजनली आप क्रेविंग्स का फूड भी खा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप ऐसा फूड खाओ जो इजीली डाइजेस्टिबल हो। देखो, हमारी लाइफ एनर्जी एक ही है। हम आयुर्वेदिक का सिद्धांत देखें या वैसे देखें कि हमारे में एक प्राण शक्ति है जो कि हमारे प्राणों का संचालन कर रही है। बॉडी में हमारी वो लाइफ एनर्जी कहाँ-कहाँ यूज हो रही है? हार्ट बीट में, दिल के धड़कने में कॉन्टिन्यूअसली यूज हो रही है। दिल जो है रात दिन हर समय धड़कता है, जैसे ही बंद हुआ आप गए। सांस कॉन्टिन्यूअसली चलती है। ठीक है, ब्रेन जो है वो स्लीप के टाइम पे सो जाता है, थोड़ा-सा एक्टिवेट होता है जब आपको सपने-वपने आते हैं, नहीं तो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ब्रेन चलता है। फिर डाइजेशन भी आपका ना कॉन्टिन्यूअसली हो रहा होता है। डाइजेशन में ना सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्राण शक्ति आपकी किस में लगनी है? बच्चे की मैन्युफैक्चरिंग में लगनी है। तो मैक्सिमम प्राण शक्ति आपकी बच्चे की अच्छी मैन्युफैक्चरिंग में लगे और बच्चा अच्छे से अच्छा पैदा होए, तो उसमें से हम प्राण शक्ति को कहीं से रिलीव करेंगे तब वो प्राण शक्ति वहाँ लगेगी ना। सपोज आपने बहुत हैवी खाना खाया, आपको इंडाइजेशन हो रही है, वो पचाने में आपकी प्राण शक्ति लग रही है, तो प्राण शक्ति बच्चे की मैन्युफैक्चरिंग में कम लगेगी। तो अगर आप लाइट फूड खाओगे, इजीली डाइजेस्टिबल फूड खाओगे, तो आपकी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी प्राण शक्ति बचेगी, वो मैन्युफैक्चरिंग में लगेगी। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आपकी एक तो ब्रेथ्स कंट्रोल होंगी। स्ट्रेस में हम जल्दी-जल्दी ब्रेथ लेते हैं और जल्दी-जल्दी दिल धड़कता है, तो हमारी प्राण शक्ति ज़्यादा यूज़ होती है। तो हमने मेडिटेशन करनी है या काम रहने की, सूदिंग म्यूजिक सुनो या फिर आप कुछ भी लिटरेचर से या कोई भी कथास वगैरह ऐसी अच्छी लगा सकते हो, वो लगा सकते हो कि आपका जो टेंशन फ्री माहौल रहे। टेंशन फ्री रहोगे तो आपकी प्राण शक्ति सेव होएगी, वो आपके बच्चे की मैन्युफैक्चरिंग में लगेगी। और स्ट्रेस नहीं लोगे तो दिमाग नहीं चलेगा आपका, वो वाली एनर्जी वहाँ से सेव होएगी और वो आपके बच्चे की मैन्युफैक्चरिंग में लगेगी। अब इस प्राण शक्ति को आप पॉजिटिवली ले जाओ, पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स योर बेबी। आप इधर हाथ रखो नाभि पे। अब जब हम आईवीएफ में ट्रांसफर कराते हैं तभी भी हम नाभि पे हाथ रखते हैं और हम ये बोलते हैं कि हमारी प्राण शक्ति हमारी नाभि पे है। सबके प्राण, जब हम अपनी माँ से जुड़े थे तो अपनी नाभि से जुड़े थे, अब हमारा बच्चा भी हमारी नाभि से, अपनी नाभि से हमसे जुड़ा है। हाँ जी। तो और देखा बोलते ना नाभि में अमृत था, रावण की नाभि में तीर। तो नाभि में अभी भी हमारी सृजन शक्तियां हैं। जितनी भी हमारी नाड़ियों का जो गुच्छा होता है ना, वो आगे हमारा नाभि में जुड़ता है। अगर हम योग की बात करें तो जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी नाभि पे दोनों हाथ रखो और आप 3 डीप ब्रेथ लो, मुंह से छोड़ दो 3 बार ऐसे करो। बहुत इजी है, किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हो आप, ठीक है। जरूरी नहीं है जैसे आप रिलैक्स हो, पीछे तकिया लगा लिया आप बैठ गए, या आप खड़े भी हो कोई काम कर रहे हो आपको याद आ गया, आपने 3 डीप ब्रेथ्स ली और रिलैक्स शांत 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 ऐसे किया। और फिर अगर आप इमेजिनेशन में अच्छे हो तो आप इमेजिन कर लो, अगर आप इमेजिनेशन में अच्छे नहीं हो तो आप वैसी वैसी पिक्चर लगा दो। आप बिलीनियर्स की पिक्चर लगा दो, आपको बिलीनियर चाहिए तो, और बस उसे देखो और बस सोचो मेरा बच्चा ना इनसे भी ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बेटा बेटा वैसे ही बनना है। देखो आप लाइफ में से आप दिन में 3 बार ये कर लो, 4 बार ये कर लो, जितनी बार ये कर लो, लेकिन आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो कि बेटा बहुत आगे जाना है, मम्मा की ब्लेसिंग से बहुत आगे जाना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं, अपने बच्चे के लिए इतना कर सकते बात तो करते ही हैं माँ। नहीं करते हैं ना, प्रेगनेंसी में कनेक्ट ही नहीं होते।
अच्छा। हाँ, मतलब कि प्रेगनेंसी में आजकल तो थोड़ा फैशन हो गया कि वो हस्बैंड का हाथ लगा रहे हैं, मूवमेंट्स दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ऐसे कनेक्ट नहीं करते कि आपको ये बनना है। आप ऐसे करो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बन रहा है, आपको सारी ब्लेसिंग्स हैं और आप ये बन रहे हो। आपको डॉक्टर बनाना है, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर की फोटो लगा दो और उसको देखो, नाभि पे हाथ रखो, डीप ब्रेथ लेते जाओ। ब्रेथ जब रोकी ना तो सोच लिया कि मेरा बच्चा ऐसे बन रहा है, और जब ब्रेथ छोड़ी, हाँ बन गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर ब्रेथ ली, सोचा कि मेरा बच्चा ये बन रहा है। अगर आप इमेजिनेशन में अच्छे हो तो आप डीप म्यूजिक लगा के इमेजिनेशन में आंख में वो इमेजिन भी कर सकते हो, फॉर्म भी कर सकते हो। अगर आप इमेजिनेशन में अच्छे नहीं तो बहुत सिंपल तरीका है, जो आपका बेडरूम है वहां पे आप सामने लगा लो, जिससे आपको याद रहे कि आपको ये जो टेक्निक है, जब सुबह उठते ही सबसे पहले आपने यही काम करना है। सो के उठे तो आपने नाभि पे हाथ रखा, 3 बार अपने आप को शांत किया, फिर उसको देखा और फिर सोचा कि यार इससे भी आगे निकल रहा है मेरा बच्चा। तेंदुलकर से आगे निकालना है, तेंदुलकर की फोटो लगा लो। वेरी नाइस। और आप ना, आज मैं ये कॉन्सेप्ट देके जा रही हूँ ना, जो जो ये पैदा कर लेगा ना, उसके बाद आपका जो पॉडकास्ट देख रहा होगा 20 साल बाद आप बात करना कि कितने बच्चे ऐसे क्रिएट हो गए। आप आजकल क्या है, इंडियन आइडल में बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग सुन मतलब कि आ रहे हैं, अरबपति खरबपति ऐसे बन रहे हैं। आपको जैसा बच्चा चाहिए ना आप क्रिएट कर सकते हो। एक आपने अपनी सोच अच्छी रखनी है, एक आपने अपना फूड लाइट रखना है, और दूसरी चीजें यही है कि आपने खुश रहना है और आप क्रिएट कर लोगे। और बच्चा भी बोलेगा कि मम्मा आपने मुझे क्रिएट कर दिया। आप बाद में पैसे लगाते हो, आप सोचते हो हम इसको अच्छे से स्कूल में भेजेंगे, हम इतने अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजेंगे। स्कूल की कितनी टेंशन होती है आजकल माँ बाप को, एडमिट सब में फॉर्म भर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा, किलोमीटर्स का ये आ गया वो आ गया। आपके बच्चे का हर जगह आप ये भी प्लान कर लो कहाँ का पढ़ रहा है, वही वही होगा। मतलब आप प्लान कर लो अपनी, जब आप प्रेग्नेंट हो ना वो वहां पढ़ रहा है, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कर रहा है, ये कर रहा है। आप जो प्लान कर रहे हो उसका अपना चार्टेड प्लेन है, ऐसे उतर रहा है मेरा बच्चा। आप जो प्लान करोगे वही होगा, वही होगा। लेकिन ऐसे ये चीजें आपको मिथ लगती हैं ना, तो हम अपने पुराने लिटरेचर्स को स्टडी नहीं नहीं, नहीं कर रहे हैं। सब चीज साइंस 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 हो गई है। ये पुराने टाइम पे ऐसा होता था, पर हम स्टडी नहीं करते पुराने लिटरेचर। अब पुराने लोग भी बोलते हैं कि खुश रहो, अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़ो, रामायण पढ़ो, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते ना उन सब चीज। बस ये बोला जाता है अच्छा सोचो, अच्छा खाओ हाँ, और खुश रहो। ये बस यही सोचा जाता है कि अच्छा सोचो अच्छा खाओ, तो वो हमें पता ही नहीं होता हमें क्या सोचना है, और ये हमें पता ही नहीं होता कि हम ऐसे क्रिएट। हाँ, मतलब भक्ति करो, भगवान का ध्यान करो। सीरियल देख लिया, ये देख लिया कि इस देवता ने आशीर्वाद दे दिया, उस देवता ने आशीर्वाद दे दिया। इन डेप्थ जो है ना, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में है कि जब जो बच्चा, जैसे पहले के लोग ऐसे नहीं प्रेग्नेंट हो जाते थे, पूरा सब चीज सोच के। मतलब मैं पुरानी कथाओं की बात कर रही हूँ। फिर एक बीच में era आया जब हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए और हम सब भूल गए, तब से हम सब कुछ भूलना स्टार्ट हो गए, हम स्लेव्स हो गए, और ये सारी चीजें तो हमारे दिमाग से निकल ही गई कि हम ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी देखोगे कि कोई भी अगर अच्छा बंदा पैदा हुआ है ना, आप उसकी प्रेगनेंसी की स्टडी करो उसकी माँ के पास जाके। इलॉन मस्क की बहुत चर्चा चल रही है आजकल, चल रही है ना इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क की मदर की आप वो स्टडी कर लो कि इलॉन मस्क की जो मदर थी उसका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं था, वो 3 बच्चों को लेकर निकल गई, तीनों के तीनों बिलीनियर्स हैं और वो भी इंजॉय करी। तो वो कहाँ से आई उसको, मतलब कि ना जब भी उसकी अगर प्रेगनेंसी की स्टडी तो मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन इतना मैं बता सकती हूँ कि वो किस लेवल से, और तीनों बच्चे जो बने हैं उस लेवल तक, उसमें उसकी मदर का ही कंट्रीब्यूशन होता है। कभी कभी आप देखना कि कोई मदर बहुत स्ट्रेस में होती है ना, उसका बच्चा आउट ऑफ द वे जाके बहुत राइज करता है, क्योंकि ना वो ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान या वैसे एफॉर्म करती है। जब आप बहुत दुखी हो तो आप सोचते हो कि ये मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा इसके साथ ना हो, जो स्ट्रेस मुझे मिल रहा है वो ना हो, ये नाम करे, इसकी लाइफ खुश हो, जो खुशियां मुझे नहीं मिल रही हैं वो उस बच्चे को मिले। वो इतना एफर्म करती है अपने दुख से परेशान होने के बाद। ये आप सही कह रहे हो, ये होता है। है तो वो बच्चे देखना आउट ऑफ द वे राइज करते हैं, कैसे एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के बच्चा आईएएस बन जाता बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है ना, बन जाता है, और आईएएस का बच्चा नहीं बन पा रहा, क्योंकि जो एक पोजीशन पे एक लेवल पे पहुंच गया ना, वो ये चीज को सोचता है कि मेरे बच्चे की तो लाइफ सेटल है क्योंकि मैं सेटल हूँ, तो वो वाइब्स ही नहीं दे रहा। वो सोच रहा है कि बिकॉज आई एम सेटल्ड तो बच्चा भी सेटल्ड हो। सेटल हो जाएगा। वो कैसे सेटल हो जाएगा? आप उसको पैदा होने के बाद अच्छे स्कूल में दाखिल करा सकते हो, उसके मार्क्स तो नहीं ला सकते, बिल्कुल एग्जैक्टली। है ना। तो लेकिन मैं ये बोलूंगी कि जो बिलियनर मिलियनर हैं, तो आप देखो कि उनके भी बच्चे बिलियनर मिलियनर बन जाए या उस लेगेसी को उसी लेवल पे ले जाए, जरूरी नहीं। ये मीन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बट सस्टेन करना बच्चे का काम है। सस्टेन करना बच्चे का काम है ना। तो जो अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा कर लेगा, या जो मदर करती हैं, जिन घरों में ऐसा होता है,
प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। उन घरों की वो जो है वो सस्टेन होती भी है। कई घरों में ऐसे रिचुअल्स होते हैं। अच्छा, मैंने हाँ, कई घरों में ऐसे रिचुअल्स होते हैं, जैसे गर्भ संस्कार होते हैं, रिचुअल्स होते हैं कि वो का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। उनके एनवायरनमेंट का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ध्यान रखा जाता है कि वो खुश रहे, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखे, अच्छी चीज़ें सुने, या उनको मोटिवेशनल सी चीज़ें रोज़ देखने को मिलती हैं, फैमिली हैप्पी है तो उनके बच्चे भी अच्छे पैदा होते हैं। और मेरा क्वेश्चन एक और है कि जैसे जो मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस आप बता रही हो, तो ये जो है ये प्रेगनेंसी के किसी टाइम पे करनी होती है, लाइक ट्राइमेस्टर्स में या प्री प्रेगनेंसी या पूरी प्री प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी तो आपके मन में एक थॉट होना चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो ना, तो आपके मन में एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आपको कैसा बेबी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर ड्यूरिंग जब आप उस बच्चे को प्लान कर रहे हो, तो सबको पता होता है कि हम अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में हैं। तो उस टाइम पे भी आप उसको थॉट को रख सकते हो कि इस रिलेशन से इफ आई एम गेटिंग प्रेग्नेंट तो मुझे ऐसा वाला अच्छा वाला बच्चा पैदा हो रहा है। अब बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हैं, उन्होंने ये चीज नहीं की, तो आप किसी भी ड्यूरेशन पे स्टार्ट कर सकते हो। यू आर नेवर टू लेट। ठीक है, आप जब भी ब्लेसिंग्स दोगे आपकी ब्लेसिंग्स लगेंगी। अब अभिमन्यु ने 5th मंथ पे सुनी थी, आधी सुनी थी ना वो, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो 5th मंथ में सुनी थी तो उतना उसको वहां से ज्ञान हो गया, है ना? तो ऐसे ही और नेवर टू लेट। अगर आप 1 महीने पहले भी स्टार्ट करो ना, बहुत ज्यादा मेजर चेंज ले आओगे। चलो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसका कलर कम्प्लेक्शन सब हो गया, लेकिन आपको उसके बिहेवियर में और उसकी डेस्टिनी में बहुत अच्छा चेंज ले आओगे। तो यू आर नेवर टू लेट। अगर आप प्री प्रेगनेंसी स्टार्ट कर लेते तो बेस्ट है, नहीं तो जब आपको ये नॉलेज मिली आप तब से स्टार्ट कर लो। अभी बहुत सारी लेडीज प्रेग्नेंट होंगी, कोई 5th मंथ पे होगी, 6th मंथ पे होगी, 3rd मंथ पे होगी। अभी से स्टार्ट कर लो, अभी से स्टार्ट कर लो, लेकिन आप कर दोगे क्रिएट। ठीक है, तो अभी आपने गर्भ संस्कार की बात करी, तो आपका ये कॉन्सेप्ट गर्भ संस्कार से कैसे अलग है? देखो, जो गर्भ संस्कार है ना, गर्भ संस्कार में होता है कि हमें कौन-कौन से मंत्रा की चैंटिंग करनी चाहिए, कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे हमारा सात्विक फूड होना चाहिए, कैसे हम प्रसन्न रहें, कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। और फूड पे भी उसका बहुत ज़्यादा एलेबोरेशन है कि कौन से ट्राइमेस्टर में कौन से अंग बन रहे हैं, तो हमें कौन सी फूड प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, कौन से ट्राइमेस्टर में कौन से फूड प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। फिर जो हमारे रिचुअल्स आते हैं, जैसे कि हमारा होली आया, दिवाली आया, और हमारा बीच में जो भी हमारे त्योहार आए, गणेश अष्टमी आए, तो उसमें भी गर्भ संस्कार में रिचुअल्स होते हैं, ये मंत्रों की चैंटिंग। तो उससे आपका ना अच्छा बच्चा, संस्कारी बच्चा, ब्रेनी बच्चा पैदा हो जाएगा। ठीक है, उससे भी ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अच्छा बच्चा, ब्रेनी बच्चा और अच्छा हेल्दी बच्चा आपका पैदा हो जाएगा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ना कि डेस्टिनी की, यू कैन क्रिएट द डेस्टिनी, उसके लिए आपको ऐसे ही अफर्मेशंस और अपने बच्चे से लिंक होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कह रही हो कि इस अफ़र्मेशन से इसको एक नाम क्या बोल दूँ? इसको एफर्मेशन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा ना यूट्यूब पे और ये मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन, ये बेसिकली एफर्मेशन नहीं है। हाँ जी। मतलब अब आप साइंटिफिकली कैसे समझाओगे ये जो इस समय कलयुग चल रहा है ना। अब मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे मंत्र चैंटिंग भी होती है। ठीक है, आपको ऐसा चाहिए तो आपकी मंत्र चैंटिंग भी होती है, लेकिन आजकल का बंदा कहाँ मंत्र चैंटिंग कर रहा है और कहाँ पूजा पाठ कर रहा है और कहाँ बच्चे से इतना। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि आपको कैसे सोना है, क्या खाना खाना है। तो अगर कोई इतनी इतनी सब चीज के लिए रेडी है तो इस कलयुग में तो बहुत अच्छी बात है। तो आप वो सारा लिटरेचर ले जाओ, आप ऐसे पैदा कर लो। लेकिन हम आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, आप ध्यान में भी पारंगत नहीं हो, आपने कभी ध्यान किया ही नहीं। और मैं प्रेग्नेंट, किसी ने ध्यान किया नहीं, प्रेग्नेंट फीमेल को हो रहा है नौजिया, ठीक है, उसको आ रही है उल्टी, और वो दुनिया के किसी और कोने में, सपोज चेन्नई में हमारा चैनल देख रही है, वो किसी डॉक्टर को दिखा रही है और वो दवाई खा रही है, डॉक्सीनेट वगैरह खा रही है। अब मैं उसको बोलूँ कि तुम ध्यान टेक्निक में चले जाओ, तुम ऐसे मेडिटेशन करो, तो उसको ये बात समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने बहुत सिंपल टेक्निक बताई है उनको कि आप ऐसे देखो उसको और इमेजिन करो, उससे कनेक्ट हो, और आप बस ऐसे बोलो कि आप ये बन रहे हो और मेरा आशीर्वाद ऐसे ऐसे। नहीं तो ये बहुत डीप साइंस है। मतलब कि जो अगर बाई चांस कनेक्ट होता है, किसी को ऐसा बच्चा चाहिए, तो उसके लिए सब कुछ है, पूरा फूड टेक्निक है, ये है, जैसा आपको चाहिए ना, तो वैसे वैसे सब कुछ है कि आप ये चीज करोगे तो आपका ऐसे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक जनरल उसके लिए मैं एफर्मेशन वर्ड इसको इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि एफर्मेशन सबके दिमाग में घुसता है, या इमेजिनेशन वर्ड में इसलिए यूज कर रही हूँ, लेकिन ये वर्ड्स ऐसे हैं नहीं। मतलब ये है कि आप जैसा सोचोगे वैसा क्रिएट करोगे। अब एक वैदिक शब्द है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, मतलब कि ब्रह्मांड पूरा है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर है। और ब्रह्मा जी ने मदर को ऐसी शक्ति दी है क्रिएटर की, मदर को शक्ति दी है क्रिएटर की। तो
सृष्टि किसने बनाई है? ब्रह्मा जी ने। अमीर किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। गरीब किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। क्रिएटर तो ब्रह्मा जी है ना, विष्णु तो पालन करता है। ठीक है, क्रिएटर। हाँ क्रिएटर तो मतलब कि पूरा ब्रह्मांड की शक्ति है। अब ये चीजें बीइंग अ डॉक्टर अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ तो लोगों को इतनी समझ में नहीं आएंगी। बस आप इतना समझ लो कि जब आप मदर बनने वाले होते हो, जब आप प्रेग्नेंट होने वाले होते हो या आप प्रेग्नेंट हो और आपके अंदर, अगर आप ये सोच लो कि आपके अंदर सारी शक्ति है, भगवान ने आपको क्रिएशन की शक्ति दी है, आप क्रिएट कर सकते हो, तो आप अपने बच्चे के बारे में अच्छे से अच्छा सोचो, अपनी नाभि पे रख के आप सोचो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। अंदर सांस लेके सोचो, बाहर निकाल के थैंक यू कि ऐसा बन गया बन गया। ऐसा करोगे तो ये सिंपल टेक्निक है जो मतलब कि जो घर बैठे ये करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं तो वो क्रिएट कर लेंगे। बाकी तो ये बहुत डीप साइंस है, हमने इसमें पूरी रिसर्च करी है और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मतलब कि सपोज करो कि मेरे पास कल को अनंत अंबानी जी आ जाते हैं कि हमें तो ऐसा वाला बच्चा चाहिए जो इससे भी आगे निकल जाए, तो उनके लिए तो पूरी अलग ही टेक्निक बन जाएगी ना कि आप क्या कर सकते हो, क्या लगा सकते हो, आपकी वाइफ को कैसे सोचना चाहिए। ये नहीं, अब हम तो जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, तो जनरल पॉपुलेशन ये करेगी और अच्छे अच्छे बच्चे वो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो क्या इससे बेबी का जेंडर भी कुछ इफेक्ट कर सकते हैं? जेंडर आप प्री प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। वो कैसे? देखो पीसीपीएनडीटी वालों की बहुत स्ट्रिक्ट वो रहती है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें। देखो किसी को भी ना बेटी होती है ना, आपने देखा उसको दूसरी बेटी होती है बहुत बार। मतलब अगर उसको फियर फैक्टर है ना ओके। कि मेरी दूसरी बेटी ना हो जाए, तो हाँ। उसको दूसरी बेटी होती है। और जिसके 2 बेटी होती है उसको फियर फैक्टर है ना यार 2 हो गई, अब तीसरी बेटी ना हो जाए, उसको तीसरी बेटी होती है। और जो नॉर्मल है ना, जो बेटी से बहुत खुश है, उसको दूसरा लड़का हो जाएगा, है ना। तो प्री प्रेगनेंसी जेंडर प्लान कर सकते हो अगर आप में किसी चीज को लेकर नेगेटिव इमोशन नहीं है और अगर आप फ्री माइंड हो। ओके सो नो व्हाट। यूनिवर्स जो है ना, आजकल बहुत यूनिवर्स की बात हो रही है ना, हाँ जी हाँ जी। यूनिवर्स है ना आपका हाँ ना, ये मुझे चाहिए मुझे नहीं चाहिए ये नहीं। यूनिवर्स बस आपकी फ्रीक्वेंसी और आप जिस चीज को बार बार याद कर रहे हो ना वो वाइब्स को सुनता है। ठीक है, आप प्री प्रेगनेंसी है, आपको चाहिए कि आपका बेटा होना चाहिए, प्री प्रेगनेंसी है ना, आपको बहुत ज्यादा अर्ज है कि आपका, लेकिन उसमें ये फियर फैक्टर नहीं होना चाहिए कि लड़की आपको एक्सेप्टेड ही नहीं है और लड़की नहीं होनी चाहिए। अगर ये आ गया ना तो आप वाइब्स दोगे या लड़की ना हो जाए, लड़की ना हो जाए, लड़की ना हो जाए, तो वो लड़की 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 करके यूनिवर्स में वाइब्स जाएगी और वो लड़की हो जाएगी। आपका दिमाग शांत है और आप एक अच्छा बच्चा क्रिएट करना चाह रहे हो। जैसे हम विष्णु है ना, हर किसी को विष्णु जैसे गुण चाहिए, तो आप कोई भी लॉर्ड, जो भी लॉर्ड है, जैसे लॉर्ड शिवा जैसा चाहिए, विष्णु जैसा चाहिए या गणेशा जैसा चाहिए, जैसी क्वालिटीज आपको चाहिए, आप किसी भी मेल गॉड को ऐसे इमेजिन करो, उनका कोई भी पार्ट करो और प्री प्रेगनेंसी सोचना शुरू कर दो मुझे तो ऐसा ही बच्चा हो रहा है। जब आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बना रहे हो तो उस समय भी आपकी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ऐसी हो और अब उस बच्चे की फोटो लगा दो कि मेल बेबी है और यही बच्चा हो रहा है। आप जितना डीपली सोचोगे ना, आपको ये नहीं सोचना लड़की ना हो जाए, ठीक है। और अगर आपको बेटी चाहिए, लक्ष्मी जैसी पुत्री चाहिए, ये चाहिए, तो आप प्री प्रेगनेंसी, उसको प्रेगनेंसी होने के बाद नहीं आप कर सकते। आप प्री प्रेगनेंसी 6 महीने पहले से लग जाओ और आप देखो कि आपके इमोशंस पॉजिटिवली ही जा रहे हैं। अगर आपके इमोशंस नेगेटिवली जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में या सबकॉन्शियस माइंड में आपके फियर फैक्टर है, फिर तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपके मन ने विश्वास कर लिया ना कि हाँ यही हो रहा है और यही होगा और यही होगा, तो वही होगा। ओके तो क्या इससे सिंगल बेबी, ट्विंस ऐसे मैनिफेस्टेशन हो सकती है? वो आपके ऊपर है, आप कितना मैनिफेस्ट कर सकते हो सब कुछ सकता है। इम्पॉसिबल चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप कितने डीप हो, आप इस टेक्निक में कितने पारंगत हो और आप इसको कितनी रेगुलरली कर रहे हो और कितनी मतलब कि इन सब चीजों की टेक्निक्स होती हैं कि कितनी बार फॉर्म करना है। और मैंने तो सिंपल चीज बताई है जो ईच एंड एवरी बंदा कर सकता है। अब आपके ऐसे ऐसे डिजायर में तो उन डिजायर को फुलफिल करने के लिए मिसेस क्यूरियोसिटी। हाँ वो आपके ऊपर, आप ट्विंस की फोटो लगाओ, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। हाँ जी हाँ जी। आपको ट्विंस चाहिए, आप ट्विंस की फोटो लगाओ और आप सोचो आपको 2 ही बच्चे हो रहे हैं, एक बेटा बेटी चाहिए तो बेटा बेटी की फोटो लगाओ। वो तो बेस्ट कॉम्बो होता है। हाँ, है ना। तो आप ट्विंस की फोटो लगाओ, आप 6 मंथ्स पहले से रेडी हो जाओ और फिर आप देखो कि वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इमेजिनेशन में, आपकी विजुअलाइजेशन में जितना डीप आप चले जाओ कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। पहले जो संतान होती थी वो इसी तरह से तो हासिल होती थी। अब वो जो द्रौपदी का जन्म हुआ
तो वो किस लिए हुआ था? द्रुपद राजा ने द्रौपदी का जन्म हुआ तो उन्होंने इसी मैनिफेस्टेशन के साथ किया था कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए वो यज्ञ हुआ। तो पहले तो मैनिफेस्टेशन पहले होती थी, फिर इंसान पैदा करते थे। हाँ, कुछ शोज़ जो देखो तो उसमें पहले ही बोलते हैं, ऐसे मेरा पुत्र होगा या फलाना होगा, वो ऐसे करेगा, वैसे करेगा। तो हम उसको ऐसे ही ले लेते हैं। और तो हम तो शो की तरह देखते हैं। इतनी बड़ी शक्ति सी है, कोई देवता ने वरदान सा दे दिया है। वो मैं बता रही हूँ, शक्ति मदर के अंदर है। जो मैंने आपको बताया ना, मदर उसमें क्रिएटर होती है डेस्टिनी की, सब चीजों की। अब थोड़ा-थोड़ा सेंस बन रहा है वो जो उन शोज़ का, पुरानी बातों का। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये लग रहा था यार ये क्या है? बट अब लग रहा है हाँ। हमें तो बस ऐसे लगता है ना, एक रेस से निकली या यज्ञ में से ऐसे प्रकट से हो। मतलब वो कुछ बहुत सारी जो उस टाइम के लोग पुरानी चीजें ना, उनको सिंबलाइज करके बताते हैं आपको, सब कुछ ऐसे नहीं खोल देते वेद पुराणों में भी। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वो लोग कुछ शक्तिशाली होंगे या वो इतने मतलब पूजा पाठ वाले होंगे कि अभी भी आप देखो कि कितने लोग ये आपका शो देखेंगे, है ना, तो उसमें से कोई कोई स्ट्राइक करेगी ये बात, हर किसी को स्ट्राइक नहीं करेगी ये बात कि ऐसा हो सकता है। उनको लगेगा ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे क्या होता है। लेकिन हमारी दादी नानी इतना तो हमने सुना है कि बोलती थी अच्छे विचार रखो, अच्छी फोटो चिपकाओ, अच्छा खाना खाओ, इस ड्यूरेशन में ये नहीं खाते, गर्म चीजें नहीं खाते, टोकती थी ना। आजकल वो हमें चीजें लगती हैं बकवास, हम हो गए साइंस साइंस साइंस, लेकिन ये चीजें इफेक्ट करती हैं बच्चे की मैन्युफैक्चरिंग और सब चीजों में इफेक्ट करती है। बोलते थे ना ये इतना भारी खाना नहीं खाना चाहिए, गर्म चीजें नहीं खाना चाहिए। अब वो ये कंसेप्ट ना दादी नानी को भी नहीं पता था कि हमारी एक प्राण शक्ति है, लेकिन उन्होंने पीछे 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 उस टाइम क्वेश्चन नहीं करता था कोई, बड़ों ने बोल दिया तो हाँ ये मानना है। और बड़े भी इसलिए बोल रहे थे कि उनको उनके बड़ों ने बोला, लेकिन लॉजिक कोई नहीं अपनाता था कि हमारी एक प्राण शक्ति है। ना कोई ऐसे समझाता था, ना किसी ने ऐसे स्टडी किया था, लेकिन फॉलो कर लेते थे कि इन्होंने बोला है। और पहले कंट्रोल भी होता था बड़े के, वो दे ही नहीं रहा खाने को। अब तो न्यूक्लियर फैमिली है, बड़े बस सजेस्ट कर सकते हैं, और सारे बड़े कोई तो डर के मारे सजेस्ट भी नहीं। मतलब न्यूक्लियर भी क्या, जॉइंट में भी मैंने देखा है, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है। मॉम ब्लॉग्स तो बहुत फेमस है अब, तो लड़कियां नहीं मानती। हाँ। मतलब वो डॉक्टर से पूछी आती है, अब मैं भी डॉक्टर हूँ, है ना, मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम तो अपने पेशेंट्स को समझाते हैं, डिटेल में करके समझाते हैं, साइंटिफिकली भी समझाते हैं कि हाँ ऐसा है। और हम अपने पेशेंट का 3 महीने का चार्ट भी बना के देते हैं कि ये इन 3 महीने में ये खाना है। फिर हम चीजें खोलते जाते हैं कि पहले हम बिल्कुल ही सात्विक फूड पे और मूंग की दाल, घी, तोरी, टिंडा खिलाते हैं। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स हम धीरे धीरे खोल देते हैं, कुछ वेजिटेबल्स और कुछ ये और कर्ड और ये सब। और फिर लास्ट के ट्राइमेस्टर में हम और चीजें खोल देते हैं। तो ऐसे-ऐसे करके कि अब इतना मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अब इतना मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और आपके भोजन का आपके मन पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। वैसे ही नौसिया वोमिटिंग हो रहा है आपको, आप हेवी चीज़ खाओगे, आप और डिस्ट्रेस में रहोगे। आप डिस्ट्रेस में रहोगे तो आप पॉजिटिव सोचोगे कैसे? सही बात है। जब आप खुश रहोगे, आपका डाइजेशन सही रहेगा, आप लाइट रहोगे, तभी तो आप पॉजिटिव वाइब दोगे। आपके अंदर तो हलचल मची पड़ी है, उल्टी की, इसकी, ना इधर करवट चैन आ रहा, ना उधर, बार-बार आप उल्टी करने जा रहे हो। और फिर मैं बोल दूँ अब नाभि पे रख के मैनिफेस्टेशन करो, सामने देखो, हो गया बच्चा तो क्रिएट जी, वो भी स्ट्रेस में ही होगा मैनिफेस्टेशन। है ना? तो वो वैसे क्रिएट नहीं होती। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये वो जो ऋषि मुनियों ने बनाया था। अब उन्होंने ना इसको वैसे कर दिया कि जनरल पॉपुलेशन को ऐसे समझ नहीं आएगा। आई गेस वो ट्रांसफर नहीं हुआ ठीक से, वो नॉलेज। मैंने बोला ना, ये अंग्रेज और ये जो हमारे ऊपर अटैक्स हुए ना, तो बहुत सारी चीजें ना, हम क्या हो गए, दब गए। और ये सारी चीजें तो अब तो हमारे उसमें बस सेविंग की, अपनी जान बचानी है, ये सारे कॉन्सेप्ट तो निकल ही गया हमारे दिमाग से, है ना। तो अब जैसे जैसे स्टडीज हो रही हैं, या फिर जिन जिन का रीबर्थ हो रहा है, जिन जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो अभी भी ये कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोगों ने ये कॉन्सेप्ट उठाया। मेरे लिए बहुत नया है ये। और मैं जैसे अब आपने बताई दादी नानी की बातें जो हमको बोली जाती थी, जैसे भी आपने बोला कि पुराने लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज को गाइड करते थे, बट एंड ये तो हो गई प्रेगनेंसी के पहले की बात, प्रेगनेंसी के साथ की। पोस्ट प्रेगनेंसी जो केयर होती है वो भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस होते हैं उसमें। जैसे मैं अगर अपना बताऊँ तो 40 दिन घर से बाहर नहीं निकलना, सिर ढक के रखना है, गर्म चीज़ें लेनी है, तो ये सब जो चीज़ें बताई जाती हैं तो आजकल नहीं मानते। मैंने कईयों के ब्लॉग्स भी देखे थे, वीडियोस भी देखे थे, ऐसे बोलते मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एंड डॉक्टर्स भी, जो गायनीज भी होती हैं, वो कहती जो मन करे वो करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो ये कितना सही है या क्या, मतलब जो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो क्या बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है? देखो,
जब हम किसी भी बच्चे को बर्थ हो जाता है, चाहे सिजेरियन से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, उसमें बहुत कुछ लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, प्लेसेंटा निकलती है और आपका यूट्रस भी इन्फ्लेम्ड होता है और बड़ा सा होता है ना, उसको सिकुड़ना है। तो आपका जो फूड हैबिट होता है ना, ये सारी चीज रेलेवेंट है, ठीक है। अगर आप चाइनीज मेडिसिन में भी जाओगे ना, तो उसमें भी कोल्ड यूट्रस करके एक टर्म है, कोल्ड फीट, कोल्ड यूट्रस, ये सारी चीजें टर्म है। तो मतलब एंशियंट चाइनीज मेडिसिन की मैं बात कर रही हूँ, आयुर्वेदा में भी है ये टर्म्स। इस चीज को समझना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो अ ग्रेजुएट इन मेडिकल साइंस, है ना, लेकिन इन सब चीजों को अब क्या है कि हमारी बुक में तो नहीं लिखा कि बुक कहाँ की है। जो हम मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो बुक कहाँ की है, सारी अमेरिका की और यूके की बुक्स हैं हम जो पढ़ते हैं, है ना। जो हमारी मेडिकल साइंस है इसमें हम ये वाली बुक्स पढ़ते हैं, तो इसमें तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि अंग्रेजों ने तो ये स्टडी नहीं किया, लेकिन अब अंग्रेज फॉलो कर रहे हैं इन सब चीजों को, है ना, आयुर्वेदा को, सब चीजों को। तो जब हम पढ़ के निकले और जो हमारे प्रोफेसर्स बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा और यूके की बुक्स पढ़ी। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई डाइट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जिन्होंने ये पढ़ी, तो गायनेकोलॉजिस्ट की भी गलती नहीं है, वो बोल देंगे ये सब खा लो, विटामिन खा लो, ये खा लो, वो खा लो। लेकिन आप देखो कि इसके पीछे एक साइंस है पूरी, बर्थिंग के पीछे भी और पोस्ट बर्थिंग के पीछे भी। अगर आप भी प्रिकॉशन ले लेते हो ना, अब क्या है कि मैंने बताया ना कि दादी नानी को खुद ही लॉजिक नहीं पता, वो उसने उसको कह दिया, सास ने सास को कह दिया, वो ऐसे ट्रांसमिट कर रही है। और आजकल हमारा दिमाग है नेट का और लॉजिकल, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये तो हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। और आजकल हमारा फ्री माइंड दिमाग है, हम रिस्ट्रिक्शन चाहते ही नहीं, अपना भला तो हम सोचते ही नहीं कि हमारा भला भी सोच रही होंगी। अगर सास कोई बात बोल रही है तो लगता है कि मदर मदर भी बोलेगी ये पागल है, तेरे को खाने नहीं देना चाहती, चाहे वो अपनी बहू को वो ऐसे कर ले। तो ये हमारे दिमाग में ही आ जाती है। लेकिन ऐसी चीजें होती हैं कि यूट्रस ने हमारा श्रिंक करना है, तो हम हमारी जो पहले होता था ना कि अजवाइन देना है, सौंठ देना है और ये सारी चीजें देनी है। तो इसका एक चीज होती है कि जो बॉडी है ना, अजवाइन जो होती है ना, आप देखोगे वो ब्लड को थोड़ा थिन करती है, ठीक है, और क्लॉट्स नहीं बनने देती। तो अगर हम अजवाइन और सौंठ ले रहे हैं तो आपका जो पैरों में गैंग्रीन हो जाती है या फिर क्लॉट्स बन जाते हैं, पोस्टमार्टम जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो नहीं होंगी। अब हम हर पेशेंट को इकोस्प्रिन तो दे नहीं रहे, हर पेशेंट का हम बोलते हैं कि एम्बुलेशन कर लो, ये कर लो। ये हो गया हमारा साइंटिफिकली, हमने जो अमेरिकन बुक्स पढ़ी और हमने ये पढ़ा है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स का खून गाढ़ा हो जाता है और उनको क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी होती है, तो उनको चलाओ, उनके पैरों को चलाओ, मालिश वालिश ये सब, है ना। लेकिन ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है ना, जैसे अजवाइन ऐड करनी है, सॉल्ट ऐड करनी है, और ये जो चीजें, ये नेचुरल ब्लड थिनर्स हैं। और जो आपके प्लेसेंटा के कई बार पार्ट्स भी रह सकते हैं या रिटेन प्रोडक्ट्स, कितना भी आप प्रिकॉशन ले लो लेकिन कुछ रह सकता है। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। आपका इन्फ्लेमेशन कम करेगा, आपका सूजन कम करेगा, आपके ब्लड को थिन रखेगा। तो जो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ना पोस्टमार्टम, कि कहीं पे क्लॉट बन सकता है या ब्रेन में क्लॉट बन सकता है या कुछ हो सकता है, वो चीजें आपकी नेचुरली इन फूड प्रोडक्ट से ठीक होती हैं। अगर आप इनकी वो देखोगे ना कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो उससे आपको पता लगेगा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, ब्लड थिनर्स भी हैं। तो गर्म पानी क्यों पीना चाहिए, ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। वैसे ही अगर हम साइंस की भी बात करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37। तो गर्म पानी का मतलब ये नहीं है आप चाय जैसा पानी सिप सिप करके पी रहे हो। चाय जैसा पानी पीना तो 1 कप 2 कप पी लो। मतलब हमारा वैसे भी जो हमारी बॉडी है, तो उसमें ठंडा पानी वैसे भी नहीं पीना चाहिए। आप प्रेग्नेंट हो ना हो, आपकी डिलीवरी हुई हो ना हुई हो, आपको 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ही बॉडी टेम्परेचर का ही पानी वगैरह ये सारी चीजें लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मिथ नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका जो बाकी का जो पीरियड है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। तो इन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए कि जो भी वो खिला रही हैं गर्म चीजें हैं, जो भी इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं, आप फॉलो कर सकते हो। अब किसी के घर में हो सकता है कि बहुत जैसे आपने बोला 40 दिन तक बाहर नहीं जाते। बाहर नहीं जाते, तो ये बहुत अच्छा है ना, आपको रेस्ट मिल रहा है, आपको अपने बच्चे के साथ टाइम मिल रहा है। सपोज करो कि ये ऐसा नहीं होता और आपको होता कि आप तीसरे चौथे दिन ही जा रहे हो, तो आपका ऑफिस वाले बुला लेता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी आपके पास एक बहाना तो है ना। और आपकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी होती है, इतना ब्लड लॉस हो चुका होता है, तो आपको उसकी पूर्ति करनी है, बॉडी को रिगेन भी तो करना है ना। और कई बार क्या होता है कि हफ्ते 10 दिन बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी के, है ना। तो उन सब चीजों को भी अवॉइड कर सकते हो। अगर घर में हो, आप चक्कर खा के ही गिर गए या कुछ हो गया, आपको हाइपोटेंशन हो गया, तो 40 दिन तक बच्चे को, और फिर बच्चे के पास रहोगे तो फीड भी कराओगे, सब चीजें हैं। तो जरूरी थोड़ी ना कि आपको उन 40 दिन में बच्चे के साथ कनेक्शन भी बनेगा आपका, है ना। और बच्चा भी छोटा है, घर में रहोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस कम है, आपकी इम्यूनिटी लो है। अब आप
सोच रहे हो कि अब मार्केट चले जाओ, मॉल चले जाओ, इतने सारे वायरसेस आते रहते हैं। अभी कोरोना आके गया, अब एचएमपीवी है, आपकी इम्यूनिटी इतनी लो है। तो सारी चीजें ना सोच के बनाया गया है कि प्रेग्नेंट फीमेल की आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसको कभी भी चक्कर आके वो गिर सकती है, उसको ब्लड लॉस बहुत हुआ होता है, उसके अंदर वीकनेस होती है और उसके अंदर ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये 40 डेज का बनाया ना कि आपकी बॉडी जो है वापस उस पोजीशन में आ जाए, है ना, आपको रेस्ट भी मिल जाए, बच्चे के साथ कनेक्शन भी हो जाए। इन सब चीजों को, बच्चा छोड़ के जाओगे तो बच्चा रोएगा तो उसकी फीडिंग रुकेगी, बच्चा लेके जाओगे तो उसको इन्फेक्शन को एक्सपोजर करोगे आप। अगर आप साइंटिफिकली समझना चाहते हो तो ठीक है, आप घर में रहो, आपको इन्फेक्शन के चांसेस लीस्ट रहेंगे, आपका बच्चा भी सेफ रहेगा। अब बच्चे को वैक्सीनेशन हम 40 डेज का देखो, साइंस भी बोलती है कि 1.5 मंथ में फर्स्ट वैक्सीनेशन लगती है ना, मतलब एट बर्थ लग गई आपको, ओरल पोलियो मिल गया, ये सब मिल गया, बीसीजी वगैरह लग गई। लेकिन जो डीपीटी और ये जो निमोनिया वमोनिया की ये जो परटूसिस टाइम बाद वो फर्स्ट लगती है आपको 6 वीक्स पे। ओके 6 वीक्स अप्रोक्सीमेटली 40 डेज 40 डेज हो गया ना। अब 40 डेज अगर आप घर में रहोगे, बच्चा भी सेफ रहेगा, है ना। उसके बाद बच्चे की फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो जाएगी। आप इसको साइंटिफिकली समझ लो कि मत जाओ भैया 40 दिन तक, एंजॉय करो आपका ना पोस्टमार्टम पीरियड। और जो भी आपको बताया जा रहा है, अगर आप खा सकते हो तो खा लो, अगर आपको एवर्जन हो रहा है नहीं खा सकते तो आराम से हाथ जोड़ लो, कम क्वांटिटी में खा लो, जितना फॉलो कर सकते हो उतना फॉलो कर लो। और सिर ढकना होता है। सिर मैंने आपको बताया ना कि टीसीएम जो होती है ना, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और इन सब में भी और हमारे आयुर्वेदा में भी बोलते हैं कि सिर इसलिए कवर करते हैं। और मैं तो बोलती हूँ जुराब भी पहन के रखना चाहिए कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। एंड जो बच्चे गर्मियों में होते हैं, लाइक गर्मी लग रही होती है, तब तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। कॉटन से ढको, कौन बोल रहा है कि ऊनी उससे ढको? कॉटन का एक पतला सा कॉटन का धोती होती है, पुरानी धोती, उससे ढक दो। और टेम्परेचर कौन बोल रहा है कि पंखा बंद करके रहो? आप पंखा मत चलाओ, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करके ऐसे कर लो। वही बात है, नहीं बातें ट्रैवल नहीं हुई ना ढंग से, तो मतलब कई लोगों को तो मैं हाँ, देखा कोई है भी नहीं वो समझाता, डॉक्टर्स भी नहीं समझाते। इवन हॉस्पिटल में भी एसी ऑन करके रखते हैं। मई जून का बच्चा है, माँ घर पे बैठी है पसीने में, and वो ऊनी स्कार्फ पहना है। तो ऊनी स्कार्फ पहनना जरूरी नहीं है, आप उसको चुन्नी से कवर कर लो, हल्का सा कॉटन की उससे कवर कर लो, है ना। और उससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। अगर हम धूप में भी जाते हैं, अब आप ये यूएई के लोग देखो, सिर क्यों ढक के रखते हो? वो तो इतनी गर्मी में वो आपको एक्सेसिव हीट से भी बचाता है। वो क्यों अपना सिर कवर करके रखते हैं, ये सोचा है कभी? सही बात है ना, हीट स्ट्रोक से भी बचते हो आप। कॉटन अगर गर्मी में पैदा हो रहा है तो आप हीट स्ट्रोक से बचोगे, है ना। ये हर चीज के पीछे रीजन है। इसका मुझे वेदास का जो एक्सप्लेनेशन है वो आता है कि आपका सहस्त्रारा चक्र होता है और ये होता है। लेकिन मैं बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल अगर मैं आपको ये समझाने लगूंगी तो शायद जो हमारी ऑडियंस है वो इस चीज को नहीं समझ पाएगी। क्या होते हैं, हमारे 7 चक्रास होते हैं, है ना। तो और हमने अभी अभी बर्थ दिया है, चक्रास की बैलेंसिंग भी थोड़ी हिली होती है ड्यूरिंग बर्थिंग प्रोसीजर, सब कुछ हिला होता है, सबकी अलाइनमेंट होनी है, अलाइनमेंट के लिए भी हमें टाइम चाहिए। तो उसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर और ये सब चीजें मैटर करती है। तो आप साइंटिफिकली समझ लो कि आप हीट स्ट्रोक से बचोगे और सर्दियों में आप उससे बचोगे। तो आप साइंटिफिक हो, इंटरनेट वाले पर्सन हो, तो आप साइंटिफिकली समझ लो इस चीज को। अभी एक बात पूछना चाहूंगी, आप भी डॉक्टर हो, कि अभी इंडिया में खासकर टीयर 1 सिटीज में सी सेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब इंडिया का बहुत ज्यादा हाई रेट है, परसेंटेज है, जो वुमेन शायद आउट भी नहीं करती हैं बट उनका सी सेक्शन होता है। डॉक्टर कोई कॉम्प्लिकेशन बता देगा या कुछ भी होता है, मतलब इतना कॉमन है। लेकिन टीयर 2 सिटीज में थोड़ा कम है, वहाँ थोड़ा नॉर्मल डिलीवरीज भी सुनने को मिलती हैं। और टीयर 3 सिटीज में तो होती ही नॉर्मल डिलीवरीज है, मेजर डिलीवरीज वैसी होती। तो इसके पीछे रीजन है, ऐसा क्यों? आप जितने सोफिस्टिकेटेड होते जाओगे ना, उतने ही आपके सी सेक्शन के चांसेस हैं ही हैं। ऐसा क्यों? देखो, पहले जो लेडीज थी ना, वो उकड़ू बैठ के कितना काम करती थी, बर्तन भी धो रही है, खेतों में भी काम कर रही है, चूल्हा भी फूक रही है, सब कुछ उकड़ू बैठ के कर रही है। आपका ये पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल की मसल्स हैं, हाँ जी। ठीक है। और पेल्विक गर्डल को फ्लेक्सिबल होना चाहिए ओके और उसको चौड़ा होना चाहिए। अब हम क्या है, अपना जैसे हमारी आजकल ईच एंड एवरी चाइल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड, चाहे हमारी गर्ल चाइल्ड है तो उसको भी हम बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से रखते हैं। कौन पोछा लगा रहा है आज की डेट में? सही बात है। कोई पोछा नहीं लगा रहा। कौन उकड़ू बैठ के चूल्हा जला रहा है? कौन खेतों में काम कर रहा है? आप गांव में देखो, जो खेतों में काम कर रहे हैं उनकी अभी भी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है।
क्योंकि वो उनका पेल्विक गर्डल जो है, और जब वो प्रेग्नेंट है तभी भी उनका जो एरिया है, उनका जो यूट्रस है, उनका बेबी का हेड एंगेज होना है, वो सब कुछ हो रहा है क्योंकि उनकी नेचुरल पेल्विक एक्सरसाइजेज हो रही हैं। अब आप इतने सोफिस्टिकेटेड हो, आप एसी में बैठे हो, एसी में लेटे हो, बैठ के जूस पी रहे हो, फिर ऑफिस में जा रहे हो, आ रहे हो, फिर रेस्ट कर रहे हो, आपकी कोई पेल्विक एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद आपको बोलते हैं कि आप पुश करो अगर आपको नॉर्मल पेन्स नहीं आए। हमने चलो सर्वाइकल रैपनिंग कर दी, एक तो आप पुश कर ही नहीं पाते हो क्योंकि जो पेन है ना, जो हमारा लेबर पेन है, अगर हमने अपना ये सारी चीजें नहीं करी हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होता है क्योंकि हेड वगैरह एंगेज नहीं हुआ। फिर क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, आपका वो सब चीज नहीं है, नीचे से पेल्विक गर्डल आपने एक्सरसाइज वगैरह कुछ की नहीं है, बच्चे का सर, बच्चा पॉटी कर देता है, मेकोनियम एस्पिरेशन इतना कॉमन है कि बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सीजेरियन में आप लैंड अप करोगे ही करोगे, या फिर आप इलेक्टिव सीजेरियन कराओगे ही कराओगे। थोड़ा सा पेन हुआ आप बियर नहीं करोगे। मैं जब अपनी इंटर्नशिप में थी तो हमारे पास जो पहाड़गंज का और ये रिक्शा वाला और ये सारा मोहम्मडन क्राउड और ये आता था ना, ये 2-2 मिनट में बच्चा निकाल देते थे, कोई नहीं चिल्ला रहा होता था। सी सेक्शन? नहीं, नॉर्मल। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये रिक्शा पुलर्स और ये वाला जो क्राउड आ रहा होता था, और वहीं पे कोई सोफिस्टिकेटेड आ जाता था, या हमारी कोई सीनियर रेजिडेंट होती थी या कोई डॉक्टर होती थी, उसका सी सेक्शन होता था, उसका तो जरा से पेन स्टार्ट होते वो बैक कर देती, मैम मैम मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं बियर कर पाऊंगी। ठीक है, तो आप जितनी सोफिस्टिकेशन पे जाओगे तो आप सी सेक्शन में लैंड करोगे, और मैं कहती हूँ सी सेक्शन बेटर है, इससे अच्छा कि आप बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन दो, बच्चा आपके पेट में पॉटी करे और कुछ करो, क्योंकि आपके अंदर जान है नहीं, आप फिर ऑक्सीजन भी इनहेलेशन नहीं करते, आप चीखते चिल्लाते रोने शुरू हो जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, बच्चा कॉटी कर देता है। उससे बेटर है आप सी सेक्शन में जाओ। अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हो, प्लान एट द टाइम ऑफ 7 मंथ कंप्लीशन। उसके बाद आप अपनी पेल्विक एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, ठीक है, वैसे वैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि ये चीजें कंज्यूम करो, ठीक है, आपकी मसल्स को, तो आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हो। लेकिन वो आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि 9 मंथ्स तक तो हम हिले नहीं और उसके बाद हम सोचे नॉर्मल हो जाए, फिर हम डॉक्टर को ब्लेम करें। डॉक्टर तो भैया मदर और बेबी दोनों की सेफ्टी चाहेगा ही चाहेगा। आपने प्लान करना है, आपने प्लान करना है आपकी नॉर्मल डिलीवरी, तो आप करो एक्सरसाइज। आपको हम स्क्वेटिंग बताते हैं, जो बोलते हैं कि डॉक्टर हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो हम बताते हैं स्क्वेटिंग एक्सरसाइजेस, पेल्विक एक्सरसाइजेस, ये चीजें करो, ये फूड प्रोडक्ट्स खाओ, उनकी होती है। और जैसे अभी पैकेजेस जैसे होते हैं, बेबी पैकेजेस आजकल मिलते हैं हॉस्पिटल्स पे, उसमें योगा क्लासेस होती हैं, वो सब भी एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं। तो लेकिन तब भी कई बार सी सेक्शन हो जाता है। कितने घंटे की करते हो आप योगा क्लास? मैंने बस सुना है, मैंने देखो क्या होता है, बेबी पैकेजेस में ना ऑफर की जाती हैं योगा क्लासेस, ठीक है। एक तो क्या होता है कि ऑफर की, आपने 1 दिन की क्लास अटेंड करी, 2 दिन की क्लास अटेंड करी, आपने घर में प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है, बस ये है कि हमारे बेबी पैकेज में है, केक कटिंग है, ये है, योगा क्लास है। एक तो कोई भी सीरियसली जाके सारी क्लास अटेंड नहीं करता। दूसरा, फिर उसको 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की अपनी योगा क्लास हो गई, उसमें बहुत सारी देर तो कन्वर्सेशन होती है, एक्सपीरियंस एक्सचेंज होता है, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसमें पेल्विक एक्सरसाइज का कितना टाइम दिया आपने? हम तो ये बोलते हैं कि चलो आपने पोछा नहीं लगाना, आपके हाथ गंदे होंगे तो आप एक नॉर्मल से एक सूखा कपड़ा ले लो और ऐसा ऐसा फ्लोर पे करो कि आप पोछा लगा रहे हो, है ना। और भी एक्सरसाइजेस बताते हैं और होती है नॉर्मल डिलीवरी। वो डिटर्मिनेशन, और आप बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड या पेन से घबराने वाले बंदे नहीं होने चाहिए। अगर आपको ये है ना कि आई एम गिविंग बर्थ टू माई बेबी एंड दिस पेन इज वेरी गुड फॉर मी, और आपको ब्रीदिंग सारी टेक्निक्स आ रही हैं, तो आपको इतना पेन भी नहीं होगा और आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आप छुई मुई टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एक इंजेक्शन से डर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो आप नॉर्मल डिलीवरी कर लोगे इतने सोफिस्टिकेटेड होके, तो नहीं, आप सिजेरियन में लैंड अप करोगे। तो क्या ये बिजनेस नहीं है? बिजनेस नहीं है। और जो हमारा जो मम्माज ब्लेसिंग्स आ रहा है ना, उसमें तो मैं नॉर्मल डिलीवरी, इवन नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा मेहनत है यार, 18-18 घंटे वॉच करना। मेरे तो कहती हूँ नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा ज्यादा होना चाहिए, सिजेरियन तो 2 मिनट का काम है। बट यूज मतलब अब तो मैं ये कहती हूँ कि मैं तो सारे हॉस्पिटल्स की एडवाइस करूंगी कि दोनों का ना, एक तो बिजनेस इसलिए सोचते हैं कि उसमें खर्चे का थोड़ा सा डिफरेंस आता है 10-15 हजार का। मैं तो कहती सेम रेट रख दो। मतलब नॉर्मल डिलीवरी में तो इवन ज्यादा मेहनत है, ज्यादा मॉनिटरिंग है, जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जाता ना, गायनेकोलॉजिस्ट की जान निकली होती है कि कब पॉटी कर दे, कब क्या हो जाए, कब कॉर्ड बाहर आ जाए, क्या हो जाए। नॉर्मल में तो बहुत मॉनिटर, बहुत, उसके पैसे तो ज्यादा मिलने चाहिए। और बट जैसे सिजेरियन में क्या होता है, एक दिन में आप 3-4 केसेस ले सकते हो। बिजनेस मेंटालिटी से ना वो 0.1% कोई काम कर रहा होगा। हमें पता है कि
ये चीज इस चीज में क्या होता है, हम हार्ट बीट को मॉनिटर करते हैं बच्चे की। जब आप स्ट्रेस में आए और आप पेन हैंडल नहीं कर रहे ना, तो बच्चे की हार्ट बीट फ्लक्चुएट होती है। हमें ये पता होता है कि ये हार्ट बीट अब इतनी फ्लक्चुएट हो गई, अगला अगला मूवमेंट होगा कि वो पॉटी कर देगा और उसने एस्पिरेट कर लिया, तो अच्छा वाला टर्म वाला बच्चा आईसीयू में जाएगा, उसके ब्रेन में इफेक्ट आ सकता है और ये आ सकता है। कोई भी डॉक्टर 10-15 हजार के लिए, एक्स्ट्रा पैसे के लिए ना सिजेरियन नहीं करता। और उसके बाद आजकल तो सीयू करने का बड़ा फैशन हो गया कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ गई, डॉक्टर को सीयू कर दो, हॉस्पिटल को सीयू कर दो, है ना। तो हमारी जो वो होती है ना, हमें पता है ये पेशेंट इतनी हार्ट बीट आ रही है, अब ये इसमें लैंड अप करेगा, इसके बस की है नहीं, बच्चा भी सेफ रहे और मदर भी सेफ रहे। देखो फर्स्ट जो भी आपकी डिलीवरी होगी ना, कट तो आपको आएगा ही। फर्स्ट अगर नॉर्मल बर्थ भी है तो नीचे कट आता है, एपिज़ोड में स्टिच आता है, और वो भी बहुत पेनफुल होता है, और वो तो सिजेरियन से भी ज्यादा पेनफुल होता है। बस चक्कर ये है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन की कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सिजेरियन कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर की मेंटेलिटी है कि मदर सेफ रहे और बच्चा बिल्कुल सेफ रहे, उसका ब्रेन सेफ रहे। बच्चे को हाइपोक्सिया हुआ ना, तो अभी बच्चा आप नॉर्मल लेके जा रहे हो, 3-4 साल बाद पता लग रहा है सेरेब्रल पाल्सी के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हाइपोक्सिया के सिम्टम्स होते हैं, वो जो यहाँ पे मशीन लगी रहती है ना, सीटीजी मशीन और ये सब, हाँ जी, हाँ जी। विदाउट एविडेंस तो कोई वैसे भी सिजेरियन करता नहीं है। तो उसमें होता है कि बच्चे की हार्ट बीट अब इतनी आ रही है, बीच बीच में कम हो रही है, डिप हो रही है, भैया सिजेरियन के लिए लो। आप लोग नहीं समझ पाते उस चीज को, और डॉक्टर की तो फंसी होती है, मतलब उसकी तो जान जो सांस है ना, वो यहाँ अटकी होती है जब तक बच्चा। ये बहुत ईजी जॉब नहीं है कि मतलब 2 जानें आपके पास हैं, है ना, और 2 जानों को आपने बचाना भी है, और 2 जानें इंटेलेक्चुअल भी रहनी चाहिए, सेफ भी रहनी चाहिए, सब रहना चाहिए। ठीक है, तो जान की कीमत क्या हो सकती है, आप क्या ही पे कर सकते हो डॉक्टर, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस है इसलिए सिजेरियन करते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है नॉर्मल डिलीवरी करने की। ये होता है ना, स्टिच ना लगे, वो ना, और ये तो स्टिच तो नीचे भी लगना है। स्टिच लग, और बात ये है कि सिज़ेरियन के बाद यूज़ुअली पेट बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हो। ये मिथ है, सिजेरियन के बाद पेट नहीं भरता, आपके अटरम शटरम खाने से, वो ठंडा खाने से। मैंने बोला ना कि आप बहुत ही डोसाइल होते हो। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो आई गेस कि वो जो घर से जो मिलना था ना, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये करना है, वो करना है, वो तो मिला, पर डॉक्टर की एडवाइस नहीं मिली। मुझे गायनी ने कुछ गाइड नहीं किया कि आप ये खाओ या ये ना खाओ। मतलब स्टिचेस जब कटे हैं ना, हाँ, ये मैंने देखा है कि मेडिकल फील्ड में भी इतना पर्सनलाइज्ड होके और ईच एंड एवरीथिंग समझाना, एक तो डॉक्टर्स बिजी भी होते हैं, तो हमने क्या किया हुआ है मदर्स लैब में, वीडियोस भी बनाई हुई है यूट्यूब पे कि क्या खाना चाहिए, प्री कंसेप्शन डाइट फॉर मेल, क्योंकि हमारा तो आईवीएफ का काम है, तो हमारे मेल में जैसे डिफेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो वो क्या खा के अपना स्पर्म काउंट इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की डाइट तो हमने वीडियोस भी बनाए हुए हैं। अब एक-एक लोग को मैं समझाती हूँ जितना मैं समझा सकती हूँ। नहीं तो हमारे क्लिनिक में ये है कि हम शेयर करते हैं कि अच्छा ये पेशेंट ही है, तो हमारे स्टाफ को पता है इनको डाइट सारी शेयर करनी है। तो आप यूट्यूब पे देख लो, तो ये डॉक्टर्स कर सकते हैं कि अपना कोई भी एक या तो रिटन प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। हमने रिटन भी डाला हुआ है कि पोस्ट ताकि एम्ब्रियो ट्रांसफर आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना और कैसे रहना है, तो वो हम फाइल में लगा देते हैं। तो आप फाइल में रिटन लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इतने नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आपने खाली मेडिसिन की स्टडी करी है, तो आप नहीं दे पाओगे ये सारी चीज़ें। फिर आप बोलोगे कुछ भी खाओ, कोई भी जूसेस पियो और कुछ भी करो। उसके लिए आपका उस स्क्रिप्चर पे बिलीव करना, एंशिएंट मेडिसिन पे, आयुर्वेदा में भी उतना ही बिलीव होना, या आपकी कोई पर्सनल स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। सिज़ेरियन के बाद जो पेट बढ़ जाता है ये मिथ है। मेरे 3 सिज़ेरियन हुए हुए हैं, है ना? और सिज़ेरियन के बाद तो मेरा पेट कम था, अब बेशक मैं बल्की लग रही हूँ। लेकिन सिज़ेरियन पोस्ट सिज़ेरियन तो पेट पतला हो गया था। अब तो मैंने ऐसे ही खा पी के अपना वज़न बढ़ाया हुआ है। तो ये नहीं है। ये है कि पोस्ट सिज़ेरियन मुझे डॉक्टर ने क्या बोला कि जब स्टिचेस कटे सिज़ेरियन के बाद, जो बेटी हुई थी मेरी, तो स्टिचेस कटे, तो उसके बाद डॉक्टर से पूछा कुछ डाइट, कुछ मतलब ध्यान रखना। कहती कुछ नहीं, जो मर्ज़ी है खाओ, बस ज़्यादा हेवी मत खाना। बस जो मर्ज़ी खाओ पियो, जैसे नॉर्मल इंसान है वैसे तुम हो, ना नॉर्मल रहो, बस दैट्स इट। वैक्सीनेशंस के लिए जाते थे। मैंने डॉक्टर से बोला भी था कि मेरा थोड़ा-सा वेट बढ़ रहा है, मैं क्या करूँ? नॉलेज थी नहीं, एंड मम्मी वो की बातें हम तो नहीं करते। हम अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हर किसी का इंक्लिनेशन उस चीज़ पे नहीं होता। अगर कोई एमबीबीएस और एमडी करके आया है, तो हमने यूरोपियन और अमेरिकन जो बुक्स पढ़ी हैं, तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है। जब तक वो पर्सनली इस चीज़ में इंक्लाइंड ना हो, जब तक उनका ऐसा दिमाग ना हो, या जब तक वो स्टडी ना करें। अब मेरा जो शुरू से है ना, अगर मेरी मम्मी ने ये कह दिया, तो मुझे एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क होता है, इसके पीछे कोई तो रीज़न होना चाहिए। तो वो शुरू से मेरे को स्टडी करने की आदत है। जैसे मेरी भी डिलीवरी के
उसके बाद जैसे मुझे बोला गया ये खाना चाहिए, तो मेरा वो स्टडी करने का है कि इसमें क्या फैक्टर है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं और इतने दिनों से ऐसा क्यों चला आ रहा है। तो वो रीजनिंग कि आयुर्वेदा में ऐसा क्यों बोलते हैं, फिर आयुर्वेदा पढ़ना शुरू कर दिया कि कोई तो रीजन होगा जो ऐसे बोलते हैं कि ये भी तो एक साइंस ही है और इसमें भी तो कुछ ना कुछ इलाज होता ही है। तो हर कोई अपनी फील्ड से डेविएट होके ना दूसरी फील्ड को स्टडी नहीं करता। तो अगर आप स्टडी करोगे तो आप उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन मिल जाएगा कि हाँ ये इसलिए बेनिफिशियरी है। तो एक क्वेश्चन होगा, हमने जो पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था आईवीएफ का, कि आप जब एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन होता है तो आप मंत्रा चैंटिंग्स या एक अच्छा स्पिरिचुअल माहौल में वो सब करते हो, तो क्या हर आईवीएफ सेंटर में ऐसे ही होता है? और दूसरे आईवीएफ सेंटर्स का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो पेशेंट मल्टीपल फेल्यूर्स होके आए हैं या जो पेशेंट दूसरे आईवीएफ सेंटर से फेल होके हमारे पास आते हैं, तो वो बोलते हैं कि उनकी आईवीएफ की जर्नी बहुत ही पेनफुल सी गई। एक तो डॉक्टर पेशेंट टाइम थोड़ा कम मिलता है, दूसरा वहाँ पे इस टाइप का स्पिरिचुअल माहौल नहीं होता, तीसरा कि हम जो उनका मेंटल ट्रॉमा है ना, सबसे पहले वो हील करते हैं कि अगर उनका 5 ईयर फेलियर का ट्रॉमा है या उनका सोशल स्टिग्मा का ट्रॉमा है, जब तक वो हील नहीं होगा तो हम एक अच्छा संतान, एक अच्छा बच्चा नहीं दे पाएंगे और अच्छी प्रेगनेंसी नहीं दे पाएंगे। तो हर आईवीएफ सेंटर में होता है। तो और जो एमआरस आते हैं मेडिसिन वाले, जो हमें मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, तो उनका तो यही है कि शायद नहीं होता है किसी भी आईवीएफ सेंटर में, ऐसा नहीं होता है। वो मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैं बचपन से स्पिरिचुअल रही हूँ और इन सब चीज़ों की मुझे गाइडेंस मिली है या गुरु से गाइडेंस मिली है, तो उसके पीछे वो रीज़न हो सकता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। और एक बात ये भी है कि आईवीएफ में ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होते हैं ज़्यादातर। पहले होते थे, क्योंकि पहले मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर ना बहुत ज़्यादा वो थे, तो अब तो गाइडलाइंस आ गई हैं कि हम 2 मैक्सिमम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रिपलेट्स तो अब नहीं होते हैं, कोई ओकेजनली एक बच्चा डिवाइड होके हो जाए, वो रेयर सर्कमस्टेंसेस में होता है। हाँ, ट्विन्स के चांसेस होते हैं क्योंकि 2 एम्ब्रियो तो ट्रांसफर होने का गाइडलाइंस है इसीलिए। तो क्या आईवीएफ में जेंडर भी पता होता है डॉक्टर को? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। आईवीएफ में जेंडर डॉक्टर को नहीं पता होता। जैसे कि हमने ब्लड ले लिया, 10 लोगों का ब्लड आया, हमने बोला कि 10 लोगों का ब्लड ले आओ, तो उस ब्लड को देख के हम ये नहीं बता सकते, और इसके सेल्स भी अगर हम माइक्रोस्कोप में डालेंगे तो हम ये नहीं बता सकते कि आदमी का है, औरत का है, किस एज का है, ऐसे ना। ऐसी आईवीएफ भी जो प्रोसीजर है ना, वो सेल्स का प्रोसीजर है। जो स्पर्म है उस वो एक्स और वाई स्पर्म हमने सबने पढ़ा है कि स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल और फीमेल, लेकिन स्पर्म के बाहर वो कोई जैकेट पहन के नहीं है कि मैं एक्स हूँ, मैं वाई हूँ। सारे स्पर्म सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। उनके डीएनए में होता है एक क्रोमोसोम का डिफरेंस, वो कोई ऐसे लिखा हुआ नहीं रहता ये एक्स है, इसको वाई से बढ़ा दो, ये कर दो, ऐसे करके। तो वो जो सेल्स है ना, सेल्स देख के नहीं बता सकते कि ये सेल्स आगे जाके मेल में कन्वर्ट होंगे कि फीमेल में कन्वर्ट। एक्चुअली क्वेश्चन मेरा आया है, एक वेब सीरीज है गुड डॉक्टर, मैंने वो देखी थी, तो उसमें एक डॉक्टर सिंगल मदर होती है, मतलब मदर नहीं होती, उसको आईवीएफ से बेबी करना होता है, तो वो सबसे पूछती है कि शुड आई गो फॉर द बॉय और द गर्ल। देखो इंडिया में तो ये चीज लीगल नहीं है, हाँ, इंडिया में नहीं। लेकिन एक टेक्निक होती है पीजीडी टेक्निक। फॉरेन कंट्रीज में ये चीज लीगल है कि फॉरेन कंट्रीज में तो आपको अल्ट्रासाउंड पे भी बता देते हैं ना कि आपका बॉय है कि गर्ल। जेंडर। हाँ, तो फॉरेन कंट्रीज में ये है कि आप अपने एम्ब्रियो की बायोप्सी लेके पहले चेक करके फिर सिलेक्ट करके डलवा सकते हो। ओके। लेकिन इंडिया में ये चीज पीजीडी कोई करता नहीं है रूटीन आईवीएफ में, और ना ही लीगल है। तो ऐसे नॉर्मली आईवीएफ प्रोसीजर, सिंपल आईवीएफ प्रोसीजर हम डेली करते हैं, उसमें नहीं बता सकते मेल है। तो बड़ा बड़ा लिखा होता है, जेल हो जाएगी। हाँ, तो अभी जैसे हमने प्रेगनेंसी की बात करी अलग अलग सिटीज के लिए, तो आपका एक सेंटर तो यहाँ पे है, बट आप एक सेंटर सीधा वृंदावन में खोल रहे हो, तो ऐसा क्यों, वृंदावन ही क्यों? देखो एक तो मैं जो हूँ राधा वल्लभी हूँ, ठीक है। आपने राधा वल्लभ लाल जी सुना है वृंदावन में? नहीं। नहीं सुना? अच्छा, बांके बिहारी जी सुने? हाँ जी। अच्छा, बांके बिहारी जी सबने। अच्छा, प्रेमानंद जी सुने? वो तो बहुत फेमस है। हाँ, जो प्रेमानंद जी है वो राधा वल्लभी संप्रदाय के है ना। अच्छा। तो प्रेमानंद जी के जो गुरुदेव है, उनके जो पिताजी हैं वो मेरे गुरुदेव है। तो मैं राधा वल्लभी संप्रदाय से हूँ। तो अभी पीछे क्या हुआ था कि मेरा बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन हो गया था, वृंदावन में है इंक्लिनेशन। तो ये होता है ना कि अब तो हम श्री जी के हो गए, थोड़ा बहुत काम करना है, दिल्ली वाला सेंटर थोड़ा बहुत चलाना है, और अब तो हम श्री जी के हो गए, नाम जाप करना है और श्री जी के संग ही मतलब कि ऐसे हो जाना है। तो मेरे गुरुदेव की आज्ञा ऐसे हुई कि नहीं, जब तक हम अपने कर्म अच्छे से नहीं कर लेते
और कर्म ऐसे नहीं कर लेते जिस चीज़ के लिए हमें श्री जी ने भेजा है, वो चीज़ हम पूरी नहीं कर लेते, तब तक हम श्री जी के लायक नहीं बनते। तो अपना ये जो कर्म है, इसको करते-करते ही भक्ति करनी है, ठीक है? तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ियर फैक्टर था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गई, तो कहीं कृष्णा भक्ति ना छूट जाए और श्री जी ना छूट जाए। तो उन्हीं की कृपा से फिर ये हुआ कि अच्छा अपना ये काम छोड़ना नहीं है, और दूसरा ये चीज़ ना उन्होंने लगा कि ये चीज़ कोई दे नहीं पाएगा। ये जो हमने डिज़ाइनर बेबी, हमने तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके किया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वैदिक बर्था है। हमने वृंदावन में जो मम्माज़ ब्लेसिंग्स करके खोल रहे हैं, मम्माज़ ब्लेसिंग्स हमने क्या बात की, माँ इज़ द क्रिएटर, है ना? माँ क्रिएट कर सकती है, यानी कि मम्माज़ ब्लेसिंग्स। तो ये जो वैदिक बर्था का कॉन्सेप्ट है ना, तो वो हम वृंदावन में खोल रहे हैं। वृंदावन की धरती एक ना, आपने देखा होगा, आप वास्तुशास्त्री और ज्योतिष शास्त्री आपके पास बहुत सारे आते रहते हैं, तो आप कभी भी उनसे डिस्कस करना कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग का ऑरा होता है ना, कि किसी का ऑरा पॉजिटिव है, उससे मिलके बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही भूमि का भी ऑरा होता है। भूमिका भी हो रहा। भूमि का बहुत ज्यादा ऑरा होता है और भूमि का बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है। और जैसे कि मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड में घूमी हुई हूँ, तो बहुत विदेशों में जाओगे ना, आपको बहुत सुंदर आसमान दिखेगा, एकदम नीला नीला आसमान दिखेगा, ऐसा दिखेगा सड़कों पे पोचा लगा हुआ है, जहाँ जरा सा भी रेत नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ का ना वाइब्स जो होंगी ना, वो इतनी पॉजिटिव नहीं होगी। थोड़े दिन बाद आप लगेगा कि चलो चलो, है ना, अच्छा सब कुछ लगेगा, ऐसा लगेगा काश हम यहाँ रहते, लेकिन थोड़े दिन बाद आप वहां से उब जाओगे, अपने घर की तरफ सोचो कि वहीं चले। तो ऐसे ही ना एक भूमि का ऑरा होता है, और जो वृंदावन की भूमि है ना, उसका जो ऑरा है वो तो, अगर हम पौराणिक बात करें तो वृंदावन जैसी कोई भूमि नहीं है। मतलब ये अर्थ का पार्ट नहीं है, दिख रहा है अर्थ पे, लेकिन अर्थ का पार्ट नहीं है। तो हमने वहां का जो ऑरा है ना, वहां पे अगर हम वैदिक बर्ता को बढ़ाएंगे, या वहां पे जो मदर है उसको हम ऐसे करेंगे, ये सारी टेक्निक सिखाएंगे, तो बहुत अच्छी अच्छी संतान, अगर आपको वहां पे जो ये वर्क करेंगे ना, अगर कोई आया कि हमें बिलीनियर बेबी चाहिए, या कोई आया हमें इंजीनियर बेबी चाहिए, या स्पिरिचुअली अलाइंड बेबी चाहिए, और आपको ऐसा बेबी भी नहीं चाहिए, तो आप यूनिवर्सली अलाइंड बेबी समझ सकते हो, कि जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन से अलाइंड बेबी हो। उसको जो चाहे वो मिले। हाँ, वो इतना अलाइंड हो, वो कृष्णा से अलाइंड बेबी समझ सकते हो आप। कृष्णा से अलाइनमेंट का मतलब है कि आपके अंदर जो कृष्णा के गुण है, वो सारे गुण है, आप सुख में दुख में समभाव में हो, और आपके अंदर सारी पॉजिटिव ही पॉजिटिव एनर्जीज है, कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है। ओके। ठीक है, तो वो जो अलाइनमेंट है ना, वो अलाइनमेंट के लिए आपको एक स्पेस का ऑरा भी मैटर करता है, एक सामने वाली पर्सनैलिटी जो आपको गाइड कर रहा है उसका ऑरा भी मैटर करता है। आप कभी भी देखो, आप जाओगे ना वृंदावन, आप अननेसेसरी खुश खुश महसूस करोगे अपने आप को। यमुना के तीरे पे जाओगे, वो भूमि का ऑरा ही ऐसा है। और दूसरा, मुझे कृष्णा से दूर नहीं होना, श्री जी से दूर नहीं होना, तो श्री जी के बगल में ही रहना भी है, और गुरुदेव की आज्ञा ऐसे है कि आपने अपना कर्म नहीं छोड़ना, कर्म करते करते ही श्री जी की प्राप्ति करनी है। इसीलिए जो मम्माज ब्लेसिंग्स हमने नाम इसलिए रखा कि मदर इज द क्रिएटर। तो हमारे पास जो भी मदर अपना अच्छी संतान की उत्पत्ति चाहती है, वो आए। जो वृंदावन के जो लोग हैं, वो ब्रजवासी हैं, उनकी सेवा भी होएगी इसी बहाने से। मतलब अगर वो आएंगे और हम उनको कृष्णा अलाइंड बेबी दे पाए। अभी क्या हो गया कि वहां पे बहुत सारी आउटर पॉपुलेशन जो है ना, सबने सुन लिया वृंदावन वास करना चाहिए, वृंदावन वास करना चाहिए, तो हर जगह से लोग आ गए, बॉम्बे से, IITN, ये वो सब लोग आ गए, वास भी कर रहे हैं, कुछ लोग नाम जप कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे, कुछ लोग खाली भीड़ बढ़ा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जो वैदिक कॉन्सेप्ट है ना, ये चला गया है। अभी वहां पे भी ऐसे है कि फैसिलिटीज इतनी नहीं है, बर्थिंग की भी फैसिलिटीज इतनी नहीं है, मथुरा जाना पड़ता है डिलीवरी वगैरह के लिए, और ये वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। तो मतलब कि जैसे भी प्रेग्नेंट हो गए, चलो आपका भूमि का ऑरा तो काम करेगा, है ना, लेकिन अगर आप भूमि के ऑरा में मदर का ऑरा मिला दो और उसमें कृष्णास की ब्लेसिंग्स मिला दो, तो फिर तो वाह वाह ही हो जानी है ना। तो ये वाला जो हमने ममाज ब्लेसिंग्स खोला है ना, ये हमने वृंदावन में इसलिए खोला है कि यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, श्री जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वृंदावन धाम का ऑरा मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, और आप उस फेज में जल्दी क्रिएट कर पाओगे जो आप क्रिएट करना चाहते हो। आप विजिट दोगे तो वो इसीलिए नहीं है कि अब हमारा कंसेप्ट ये नहीं है कि वहाँ पे खाली वृंदावन के लोग ही डिलीवर कराएंगे या ब्रजवासी ही डिलीवर कराएंगे। हमारा मम्माज ब्लेसिंग्स का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी आओ, अपनी विजिट दो, वहाँ पे आप ये चीज सीख के चले जाओ। फिर आप यहाँ पे बर्थ कराना चाहते हो तो आप यहाँ बर्थ करा लो, नहीं तो आप अपनी सिटी में बर्थ करा लो, लेकिन आप उस ऑरा में वो चीज ले गए और वो चीज सीख गए, और आप
इंडिया में अगर अच्छे-अच्छे बच्चे पैदा हो गए, वैसे भी ये समय आने वाला ना इंडिया विश्व गुरु, तो हो सकता है इसलिए श्री जी करा रहे हो ये सब। आप भी पॉडकास्ट पे आ गए हो। पॉडकास्ट पे देखो आपने बुला लिया। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, पता ही नहीं था इस बारे में तो। हाँ, आप भी अपना बच्चा वहीं कराना सेकंड। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं मतलब ये हवा की बातें नहीं है। नहीं, वो थोड़ा-सा सेंस लग रहा है। जैसे कि पुराने जो हम शोज़ वगैरह अब देखते हैं माइथोलॉजिकल, तो थोड़ा सेंस बन रहा है, वो ऐसे बोलते थे, तथास्तु करते थे। हाँ, वो तथास्तु खाली तथास्तु नहीं होता, सिर्फ उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। ओके, थैंक यू शोभा जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं यही होप करती हूँ कि लोग इसको प्रैक्टिस करें और इंडिया में बहुत अच्छे-अच्छे बेबीज़ होए और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जाए व्यूज़, तो जो बाहर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर लें। थैंक यू सो मच आने के लिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं तो बहुत ट्राई करूँगी ये। आप तो मेरे पास ही आ जाना। बिल्कुल, बिल्कुल।